एक लड़का जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और एक लड़की जो अपनी बोरिंग और पेनफुल लाइफ से भागना चाहती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन किस्मत ने उनको एक डेंजरस रोड ट्रिप पर मिला दिया। एक तरफ फैमिली सीक्रेट्स, दूसरी तरफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स और बीच में इमोशन और कॉमेडी और पेन का ऐसा मिक्स जो तुम्हें हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हीरो अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट जी रहा है और हीरोइन पहली बार असली फ्रीडम फील कर रही है। अब देखना ये है कि क्या हेजू अपनी लाइफ का असली मीनिंग ढूंढ पाएगा या फिर अकेले ही दुनिया से चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हेजू एक बर्फ के मैदान में गिरा हुआ होता है। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। वो बोल रहा है अब तो मैं गया काम से। एक्चुअली में वो रोज सोचता था कि मरने पर कैसा लगता होगा। उसे लगता था ये शायद बोरिंग होगा। तभी सामने से जेमी भागते हुए आती है। वो बोलती है अगर तू मर गया तो मैं तुझे मार दूंगी। तभी हेजू बोलता है मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। यहाँ हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हेजू अपनी मछलियों को देखता है, उनमें से एक मर चुकी होती है, इसलिए वो बाकी की दो मछलियों को बोलता है तुम्हें मरना है ना तो साथ में मरना, अकेले ना एक को पीछे मत छोड़ देना। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। माँ पर वोंग जूरी होती है। वो हेजू को बोलती है जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम ना अंदर हो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी गियो वहाँ पर आता है। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और अंदर आकर देखती है, लेकिन हेजू वहाँ पर नहीं होता। तो जूरी उसे बोलती है हेजू को बोल देना जल्दी से ये घर खाली कर दे, दिनों में ये बिल्डिंग ना डिमोलिश होने वाली है। उसे बोलना कि वो मेरे घर पर आ जाए, वैसे भी उसके पास कोई जगह तो है नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल लेती है। उसके जाते ही हेजू ऑफिस से बाहर निकलता है। जियो उसे पूछता है वो औरत तुम्हारी लगती क्या है। हेजू बोलता है वो मेरी सब कुछ है। एक्चुअली में हेजू और जियो मर्डर के अलावा लोगों के सारे काम किया करते थे, जैसे किसी को शादी से भगाना या फिर किसी और की जगह मीटिंग अटेंड करना और स्कूल बुलिस को सबक सिखाना, जिसके वो अच्छे खासे पैसे भी मांगते थे। तभी एक मैसेज आता है। एक छोटी बच्ची अपने भागे हुए भाई को ढूंढने के लिए बोलती है। हेजू जीहो को बोलता है मैंने कहा था ना नोटिस डाल दो कि हम भागे हुए लोगों को नहीं ढूंढते, वो अपनी मर्जी से गए थे, हमें उनके फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। जीहो नोटिस डाल देता है। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम में बैठा होता है। वो हेजू को बिना बताए साइड में कोई काम कर रहा होता है, जिस पर वो गुमशुदा लोगों को ढूंढता है और इसके वो काफी पैसे भी लेता था। बाहर हेजू को बार बार किसी का फोन आ रहा होता है, मगर वो कॉल नहीं उठाता। तभी कोई उनका दरवाजा तोड़ देता है और इससे हेजू की बाकी दो मछलियां भी मर जाती है। तभी एक लड़की अंदर आती है और बोलती है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे। हेजू बोलता है मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से लेता हूँ, पैसे और धमकियों से नहीं। वो लड़की बोलती है मुझे अपनी शादी से किडनैप होना है। वो बोलता है इसमें मजा आएगा। जियो उसे बहुत ही ज्यादा मना करता है तुम ये काम मत लो, क्योंकि जिस आदमी से उस लड़की की शादी हो रही थी ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हेजू उसकी बात नहीं मानता। इधर जेमी एक ज्वेलरी की शॉप में होती है। उसकी सेकंड मदर इन लॉ बोलती है जो तोहफा तुम हमें देने वाली हो ना, उसके सामने तो इयररिंग कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में जेमी 2 महीने प्रेग्नेंट होती है। वो हॉस्पिटल में जाती है। इधर उस लड़की की शादी होती है। उसका बॉडीगार्ड उसके होने वाले हस्बैंड के ऑफिस में जाकर उसका सारा पैसा और सोना निकाल लेता है। नीचे उस बैग को फेंकता है और जियो को उस बैग को कार में रखने के लिए बोलता है। शादी में सारे फंक्शन चल रहे होते हैं। कुछ देर के बाद शादी हो जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। दोनों हाथ पकड़कर वॉक करते हैं। तभी हेजन स्टंट मारते हुए बाइक पर वहाँ पर एंट्री मारता है और वो सियोंग को बोलता है ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। सियोंग जैसे ही उसके पास आता है तो वो उसे हेलमेट से मारकर गिरा देता है। सभी को लग रहा था कि ये कोई शो है, इसलिए वो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। तभी हेजो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है तुम मेरे साथ चलो, हमें ना साथ में रहना चाहिए। तभी हेजो की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आने लगता है। वो बेहोश हो जाता है और दोनों पहाड़ से गिर जाते हैं। हेजो को सपना आता है जिसमें उसके मॉम डैड उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। हेजू के डैड बोलते हैं हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। हेजू जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है बताओ मैं कौन हूँ। तभी उसे होश आ जाता है। डॉक्टर उसे अपने ऑफिस में लाता है और बताता है तुम्हारे दिमाग में ना ट्यूमर हो गया है
वो भी बहुत सारे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। जेमी को हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसे मेनोपॉज हो चुका है और वो कभी माँ नहीं बन सकती। जेमी तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो डॉक्टर को बोलती है, मुझे ना अभी 2 महीने का बच्चा चाहिए मेरे पेट में, मैंने सबसे कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं हेजू को पता चलता है उसके पास बस 3 महीने हैं और ये बीमारी उसे अपने परिवार से मिली है। हेजू हंसते हुए बोलता है, मैं अपने पेरेंट्स को जानता तक नहीं, प्यार तो नहीं मगर बीमारी जरूर दे गए, ये तो नाइंसाफी है ना। वहीं जेमी डॉक्टर को बोलती है, शादी करने के लिए मैंने उसके घर वालों से कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये उसी का आइडिया था। क्या मैं अपनी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? शादी 3 दिनों में है। डॉक्टर मना कर देती है। जेमी सैड होकर जा रही होती है, तभी हेजू उसे देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है। जेमी फ्यूनरल हॉल के बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। वो चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूँगी। जेमी नीचे बैठकर बोलती है, सबके बच्चे हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं? 3 दिनों में मेरी शादी है, मुझे खानदान के वारिस को जन्म देना था, अब कैसे करूँगी? कुछ देर के बाद जेमी बाहर निकलती है। वो देखती है कि बारिश हो रही है। जेमी भागते हुए जाने लगती है। तभी पीछे से हेजू उसके हाथ में छाता देता है और अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हेजू के सर में जोर से दर्द होने लग जाता है। उसे जेमी की बात याद आ जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती। जब जेमी हेजू के साथ थी तो उसका बस एक ही सपना था कि उसे बस माँ बनना था। वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी। दोनों साथ में बहुत खुश थे, पर एक दिन उनका झगड़ा हो जाता है। वो बोलता है, तुम एक बहुत ही अच्छी बीबी बनोगी मगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। हमारे मॉम डैड नहीं है तो हम भी किसी के अच्छे मॉम डैड नहीं बन सकते हैं। जेमी बोलती है, तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे और किसी सड़क के किनारे अकेले ही मर जाओगे। हेजू बोलता है, मैं ना तुम्हारे साथ बोर होने लगा हूँ। जेमी वहाँ से चली जाती है। सियोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो देखता है कि उसका लॉकर तो पूरा खाली है और अपने बंदों को बोलता है, जिसने मेरी वाइफ को भगाया है ना, उसका पता लगाओ कि वो कहाँ है। इधर हेजू जूरी के घर पर आ जाता है। जूरी उसे पूछती है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? वो बोलता है, होते तो यहाँ थोड़ी आता। जूरी उसके सर पर मारती है। हेजू बोलता है, मेरे सर पर मत मारो वरना मेरे ना बम्स फट जाएंगे। पूरे 14 हैं। वो बोलती है, चलो अब सो जाओ। हेजू सोचता है जो बात उसने जूरी को बोली थी कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, वो सच हो गई। और जो जेमी ने उसे बोला था कि तुम सड़क किनारे अकेले मरोगे, शायद वो भी सच होने वाला है। अगले दिन जेमी अपनी मदर इन लॉ की किचन में होती है। हेल्प करने के लिए आई होती है, लेकिन उससे एक भी काम सही से हो नहीं रहा होता। इवन वो अपना हाथ भी काट लेती है। उसकी सासू मोम सभी के सामने उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है। जेमी तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इधर जी हो हेजू के लिए राइस केक वाली डिश लेकर आता है, मगर वो राइस केक देखकर उसे अपने दिमाग में हुए ट्यूमर याद आ जाता है, इसलिए वो नहीं खाता। इसके बाद वो टीवी देखने लग जाता है, जिसमें वो बेटे और बाप का प्यार देखता है। देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उठकर कपड़े पहनता है और जियो को बोलता है, अब से तुम्हारी नौकरी खत्म, यहाँ का सारा सामान बेच देना और जो तुम साइड काम करते हो ना, वही तुम्हारा काम है। वो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है, उसे ढूंढने जो मुझे इस दुनिया में लाया है। इधर जेमी अपनी सेकंड मदर इन लॉ के साथ बैठकर शादी की कुछ तैयारियां कर रही होती है। जेमी बोलती है, मैं दहेज में कुछ भी नहीं ला रही हूँ, इसलिए मैं शादी से पहले ना कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। कि सेकंड मदर इन लॉ बताती है, तुम्हारी सासू मोम की प्रेगनेंसी ना काफी वक्त के बाद हुई थी, इसलिए वो तुम्हारी प्रेगनेंसी में काफी सावधानी बरत रही है। ये सुनकर जेमी और भी परेशान हो जाती है। रात में सोते वक्त जेमी को एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना आता है। वो तुरंत उठकर अपना सामान बांधती है और वहाँ से भागने लगती है, पर जैसे ही वो गेट के बाहर बैग रखती है, कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जेमी पीछे पलटती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन शादी का दिन होता है। सभी सर्वेंट जेमी को तैयार कर रहे होते हैं और यहाँ गार्डन में बहुत सारा खाना बनाया जा रहा होता है मेहमानों के स्वागत के लिए। वह सर्वेंट जेमी को बोलती है, हम दूल्हे को अंदर भेज रहे हैं, और वो लोग चले जाते हैं। जेमी अपने आप को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी कोई अंदर आता है। जेमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हेजू बोलता है, तुम्हें लेने। वो बोलता है, तुम ना सभी को बोल देना कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझ पर इल्जाम डाल देना। अगर उन्हें पता चला कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो तुम क्या करोगी? तुम इन लोगों को ठग रही हो, ये एक ना क्राइम है। हेजू हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ। तभी योंगचो की जेमी का दूल्हा होता है। वो दरवाजा खोलता है और उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाता है। जेमी भी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हेजू बताता है, ये कहानी ना 1991 में शुरू हुई थी, जब एक अमीर कपल को पता चलता है कि उनमें से पति को कैंसर है। उसने अपना स्पर्म फ्रीज करा लिया।
2 साल के बाद उसका कैंसर ठीक हो गया, जान बच गई और फ्रोजन स्पर्म से उन्हें बेटा पैदा हुआ। उनका बेटा बिल्कुल अपने डैड की तरह था, लेकिन एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा कंटेनर नंबर 139 का तो है ही नहीं कि उनका था, ये तो कंटेनर नंबर 137 का है। हेजू एक क्लिनिक में बैठकर ये कहानी बता रहा होता है और सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। हेजू बोलता है इसमें गलती किसकी थी, उस क्लिनिक की, और वो क्लिनिक ना यही है। जो बच्चा पैदा हुआ था ना वो मैं ही हूँ। इसके बाद हेजू डॉक्टर के केबिन में जाता है और उसे डरा धमका कर अपने बायोलॉजिकल डैड का एड्रेस मांगता है। डॉक्टर बोलता है डोनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना ना गलत है। हेजू बोलता है फिर तो तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। डॉक्टर बोलता है मैंने तो तुम्हारे मॉम डैड को अच्छा खासा हर्जाना दिया था। और बोलता है एक बात बताओ, अगर कोई नूडल्स ऑर्डर करता है और उसे राइस दे देता है तो शेफ कस्टमर से माफी मांगता है और उसे हर्जाना देता है, मगर नूडल्स से थोड़ी कोई माफी मांगता है। ये सुनकर हेजू तो हंसने लग जाता है और बोलता है सही कहा, मैं बस एक गलत ऑर्डर हूँ। मगर हेजू डॉक्टर को बिल्डिंग से फेंकने की धमकी देता है। डॉक्टर तो डर जाता है, वो उसे एड्रेस दे देता है और हेजू वहाँ से निकल जाता है। वो जेमी के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है, मगर जेमी मना कर देती है। हेजू बोलता है तुम्हारे साथ मजा आता है और मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। जेमी उसे चाटा मारती है। हेजू अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मेरे साथ चलो। तभी हेजू का दूल्हा वहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है ये कौन है। हेजू बोलता है मैं ना जेमी के बड़े भाई जैसा हूँ, हम एक ही ऑर्फनेज में थे। वो बोलता है जेमी का बड़ा भाई यानी कि मेरा भी बड़ा भाई। जेमी हेजू को वहाँ से ले जाने लगती है और अपने दूल्हे को बोलती है मैं इसे बाहर तक छोड़ आती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो हम भागते हुए आता है और हेजू को गले लगाते हुए बोलता है मैं इसका ना मरते दम तक साथ दूंगा। ये सुनकर जेमी खुश हो जाती है। फिर वो हेजू को छोड़ने जाती है। हेजू बोलते तुम प्यार करती हो उससे। जेमी बोलती हाँ, और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना करता है कि उसने मुझसे शादी करने के लिए अपने परिवार वालों को झूठ कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ताकि वो लोग मुझे अपना ले। वो हमारे रिश्ते को नाम देने से डरता नहीं है और मैं मरते दम तक ना उसका साथ निभाऊंगी। जेमी वहाँ से जाने लगती है। तभी हेजू पीछे से उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जेमी का सर सीलिंग से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सेकंड मदर इन लॉ ये सब कुछ देख लेती है। हेजू जेमी को लेकर काफी दूर निकल जाता है। इधर सियोंग के गुंडे जीहो को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। वहीं ओहम के घर पर सभी लोग उसकी मॉम को कोस रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ओम की शादी उस अनाथ लड़की से ना की जाती तो ये नहीं होता। ओम वही बच्चा है जो तुम्हें इतनी मुश्किल से हुआ था और अब उसकी होने वाली दुल्हन हमारे वारिस को लेकर भाग चुकी है। यही होता है जब एक औरत परिवार को संभालती है। बमो बोलती है तुम सब लोग इतने सालों से इसी फिराक में थे ना कि कब मुझसे कोई गलती हो जाए और तुम सब मुझे सुनाओ। ये फैमिली के पास तो खाना खाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं थे। कुछ चावलों के लिए तुम सभी को अपने खेत बेचने पड़े थे। ये परिवार को सब कुछ मैंने दिया है। शादी मेरे बेटे की थी। मुझे आप लोगों की राय नहीं चाहिए। ये बोलकर बूम हो वहाँ से चली जाती है और वो ह्योंग के पास आती है। वो ह्योंग को शादी के कपड़े उतारने को बोलती है। तभी दूसरी मोम वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है जेमी को ना उस लड़के ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर ह्योंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे जेमी का ताज भी देती है। इधर हेजू कार के बाहर बैठा होता है। वो कुछ सोच रहा होता है। तभी जीहो उसे फोन करता है और उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो। हेजू बोलता है जिस लड़की को ना शादी से भगाया था उसके साथ हूँ। तभी हेजू देखता है कि जेमी कार में नहीं है। वो कॉल कट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर सियोंग और उसके गुंडे भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। सियोंग जीहो को जल्द से जल्द हेजू को ढूंढने के लिए बोलता है वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं जेमी हेजू से दूर भाग रही होती है, मगर हेजू उसका पीछा करता है और उसे कार में बैठने को बोलता है। जेमी खेतों में चली जाती है। वो पानी में गिर जाती है। हेजू उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। जेमी जोर जोर से रोते हुए बोलती है तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले होते कौन हो। पहले मुझे मजा नहीं आ रहा, ये बोलकर छोड़कर चले गए और अब वापस आ गए हो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। जेमी बहुत ही ज्यादा रोती है।
हेजू उसे हक कर लेता है। जेमी बोलती है तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसे शांत करवाता है और बोलता है मरने के बाद मुझे मेरी किए की सजा मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद जेमी अपने कपड़े और शूज धो रही होती है, तभी उसे याद आता है एक रात पहले जब वो बैग लेकर भाग रही थी, तभी ह्योंग उसे रोकता है। वो पूछता है आप कहाँ जा रही हो? जेमी बोलती है वो ना मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए मैं ताजी हवा खाने के लिए बाहर जा रही थी। ह्योंग जेमी को अंदर लेकर आता है और शादी में पहनने के लिए उसे शूज देता है। जेमी बोलती है अगर शादी में लड़कियों को जूते देते हैं ना तो वो भाग जाती हैं। वो बोलता है अगर तुम भागी ना तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं दुनिया के कोई भी कोने से ना तुम्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। जेमी उसे हक कर बोलती है शुक्रिया मुझे जाने से रोकने के लिए। वो बोलता हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगे। ये सब सोचकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो हेजू के साथ चली जाती है। हेजू बोलता हम ना नवोन जा रहे हैं जिसकी मुझे तलाश है, उनमें से शायद एक ना वहीं पर रहता है। ये ट्रिप पूरी तरह पर्सनल है। जेमी हेजू से उसका जैकेट मांगती है। मुझे ना ठंड लग रही है, लेकिन जैकेट में से वो उसका फोन निकालकर पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है। तभी हेजू उसे पासवर्ड बताते हुए बोलता है क्या उसे कहोगी कि मैं माँ नहीं बन सकती और मैं तुम्हारी फैमिली को ठग रही थी? जेमी बोलती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? हेजू बोलता है मैं उस फ्यूनरल हॉल में था जहाँ तुम जोर जोर से ये कहकर रो रही थी। जेमी बोलती है तुम्हें तो खुशी होगी ना, तुम्हारी कही हुई बात सच हो गई है। गाड़ी रोको, मुझे ना वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर जेमी दरवाजा बंद कर लेती है और विंडो से भागने लगती है, मगर विंडो से उस तरफ हेजू खड़ा होता है। वो उसे पकड़ लेता है और गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं ह्योंग जेमी को ढूंढने जा रहा होता है, तभी वर्कर्स उसे रोक लेते हैं, मगर ह्योंग किसी की नहीं सुनता। तभी बमो आती है, वो ह्योंग को डांट कर अंदर भगा देती है और अपने वर्कर से पूछती है तुम उसके बारे में जानकारी निकाल रही हो ना? वो बोलता हाँ, और वो सीसीटीवी भी चेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ हेजू जेमी को कपड़े की दुकान में ले जाता है, जो भी अच्छा लगे उसे खरीद लेना। लेकिन जेमी तो वहाँ की लेडी से उसका फोन ले लेती है और कुछ कपड़ों के साथ फोन लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो ह्योंग को कॉल लगाने लग जाती है, पर वो उसका नंबर भूल चुकी होती है। कुछ देर बाद उसे नंबर याद आता है, मगर ह्योंग फोन नहीं उठाता। तभी हेजू दरवाजा खटखटाता है और जेमी चेंज कर बाहर निकल आती है। वो लेडी से एक बैग मांगती है और कपड़ों के साथ फोन भी ले जाने लगती है। तभी हेजू बैग से फोन निकाल कर देता है और बोलता है ये तो तुम देना ही भूल गई थी। कुछ देर के बाद वो लोग नामवन पहुंच जाते हैं, रात भी हो जाती है। दूसरी तरफ ह्योंग अपना फोन ऑन करता है, वो कॉल देखता है और जेमी का वॉइस नोट सुनता है। जेमी उसे बोलती है मैं नामवन के रास्ते में हूँ, तुमने कहा था ना अगर मैं भागी तो तुम मुझे ढूंढोगे, तो वक्त आ गया है। ये सुनकर ह्योंग को बहुत गुस्सा आता है, वो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हेजू और जेमी एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं। जेमी गाड़ी से उतरने से मना कर देती है। हेजू बोलते जिसकी मुझे तलाश है वो शायद यही है, तुम जितना ज्यादा कोऑपरेट करोगी ना ये ट्रिप उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा, और किस्मत ने साथ दिया तो आज ही। ये सुनकर जेमी तुरंत नीचे आ जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। ओनर को देखकर हेजू थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर ओनर उन लोगों के लिए सूप लाने जाता है। हेजू रेस्टोरेंट में लगी फोटोज देखता है। कुछ देर बाद ओनर सूप लेकर आता है जो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। ओनर पूछते तुम्हें कितने महीने हुए हैं? हेजू बोलते शायद 2 या 3 महीने हुए होंगे। जेमी बोलती इसे कुछ नहीं पता, ये बच्चा इसका नहीं है। ऑनर बोलता मुझे माफ कर दो, मैंने ना बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया। वो बताता है मेरा बेटा अभी अभी यहाँ आया है, पिछले साल मुझे ऐसे ही चक्कर आ गए थे तो सब मेरे पास वापस आ गए। हेजू बोलता है आपके बाल में ना कुछ लगा है। इस बहाने से वो ओनर के कुछ बाल तोड़ लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। जाते समय हेजू बोलता है मैं अपना वॉलेट वहीं पेट्रोल पंप पर भूल गया था। ओनर बोलता है कोई बात नहीं, आज खाना हमारी तरफ से समझो। हेजू बोलता है मैंने ड्रिंक कर ली है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो क्या आज रात मैं यहीं पर रुक सकता हूँ? ओनर हाँ बोल देता है और उन्हें कमरा देता है। वो दोनों लेटे होते हैं। हेजू जेमी को सता रहा होता है। जेमी बोलती है अगर तुम अपने बिस्तर पर नहीं गए ना तो मैं चिल्ला दूंगी। इसके बाद आधी रात में जेमी भाग रही होती है। तभी अचानक से हेजू नींद में बोलता है मत जाओ मुझे छोड़कर। सुनकर हेजू उसके पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सीन में दिखाया जाता है हेजू एक पार्सल लेकर कहीं जा रहा होता है। अचानक वो एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। वो तुरंत उठकर
अपने पार्सल का बॉक्स खोलता है जिसके अंदर का सामान टूट चुका होता है। हेजू बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी कार से उतरकर वो आदमी बोलता है, क्या तुम ठीक हो? हेजू उसे देखता है और वो कोई और नहीं हेजू के डैड होते हैं। हेजू के डैड उसे अपना कार्ड देते हैं। उस पर लिखा होता है, मैं तुम्हारा डैड चे योंग। एक्चुअली में उसकी डैड की कंपनी का नाम यही होता है। हेजू अपना कार्ड देते हुए बोलता है, मेरा नाम हेजू है। मर्डर के अलावा मैं सारे काम कर लेता हूँ, बस हम खोए हुए बच्चों को नहीं ढूंढते और भागे हुए को भी नहीं। हेजू के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ता है, पर प्रेजेंट में जेमी ने उसका हाथ पकड़ा होता है। वो आंखें खोलता है। वो जेमी का हाथ पकड़कर उसे अपने बिस्तर की तरफ ले जाता है। जेमी को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मगर हेजू बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बांध दूंगा। जेमी देखती है उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। कुछ देर बाद वो डीएनए टेस्ट करने वाला आदमी आता है। हेजू उसे सैंपल देकर जल्दी मैच करने के लिए कहता है। असल में डॉक्टर ने हेजू को AB ब्लड टाइप वालों के 5 नाम बताए थे, जिनमें से एक आदमी ये रेस्टोरेंट का ओनर था और इन 5 आदमियों में से कोई एक हेजू का डैड हो सकता है। हेजू अंदर जा रहा होता है। तभी वहाँ ओनर के बच्चों को प्रॉपर्टी के लिए लड़ता हुआ देखता है। वो लोग अपने डैड को बिना बताए रेस्टोरेंट और घर बेच रहे होते हैं। वहीं जेमी अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। बहुत कोशिशों के बाद जेमी अपने आप को छुड़वा लेती है, पर तभी उसके सामने हेजू आ जाता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर हेजू तो बहुत हंसता है। फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। हेजू बोलता है, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी और पलटकर भी नहीं देखा था। जेमी बोलती, अगर पलटकर देखती तो रुक नहीं पाती। ये सुनकर हेजू बहुत ही हैरान हो जाता है। जेमी जाकर अपने बेड पर सो जाती है। हेजू टीवी ऑन कर देख रहा होता है। तभी जेमी उसे पीछे से देखने लगती है। उसे याद आता है जब हेजू बाइक से गिरा था तो जेमी पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ती है। वो उसे बोलती है, क्या तुम ठीक हो? और वो अपना रुमाल उसके हाथ पर बांधती है। अगले दिन वो हेजू से प्ले स्कूल में मिलने आता है जहाँ पर वो काम किया करती थी। हेजू बोलता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं है तो मुझे बना लो। दोनों स्माइल करने लगते हैं। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जेमी यही सब याद कर रही होती है। नेक्स्ट डे योंग की सेकंड मॉम बोमू को बताती है, योंग अपने कमरे में नहीं है। बोमू बोलती है, मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है वो इतना बेवकूफ है कि ये सब होता देख वो शांत बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा? वो प्यार में न अपने परिवार पर गया है। वो बोलती, अगर वो परिवार की बातें इतनी ही सुनता है तो उसने हमारे सबसे बड़े रिवाज को कैसे तोड़ दिया? उसने जेमी को कैसे प्रेग्नेंट कर दिया? इधर योंग नामवन के पुलिस स्टेशन में होता है। वो बोलता है, वो मेरी शादी में घुसकर मेरी बीवी को ले गया। उसने हेजू की ड्राइंग भी बनाई होती है। पुलिस वाला बोलता है, शायद वो उस लड़की के साथ भाग गया हो। योंग बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और जेमी ना एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद वो जेमी की फोटो प्रिंट करवाता है। हम शादी के बाद ना सब करने वाले थे, मगर वो मेरी जेमी जी को लेकर भाग गया। तरफ सियोंग और उसके गुंडे भी नामवन के रास्ते में होते हैं। उनके साथ जीहो भी होता है, जिसे उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मारा होता है। ह्योंग पूरे नामवन में जेमी की फोटो लगा देता है और आने जाने वाले सभी को उसकी फोटो देता है। इतनी गर्मी में भी ह्योंग एक रोड भी नहीं छोड़ता। हर जगह वो जेमी की फोटो लगाता है। जेमी की एक फोटो उस रेस्टोरेंट के बाहर एक कार पर जा गिरती है। उसी छत पर हेजू ने जेमी के वो जूते फेंके होते हैं। हेजू ओनर को जाकर कल के खाने के पैसे देता है और वो कुछ पैसे ज्यादा ही दे देता है। ओनर उसे बोलता है, थोड़ी देर में अपनी वाइफ को लेकर रेस्टोरेंट में आ जाना और आज का स्पेशल सूप पी कर जाना। अब वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। जेमी हेजू को बोलती, मेरा जूता मुझे वापस दे दो। हेजू बोलता, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, शायद इनके कुत्ते ने खा लिया होगा। चलो मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा दिला दूंगा। जेमी बोलती, अगर तुम मुझे सोने के भी दिलाओगे ना तो भी मुझे नहीं चाहिए। तभी बाजू की कॉफी शॉप का ओनर वहाँ आता है, जो इस जगह को खरीदने आया था, मगर लेकिन छोटा भाई उसे जाने को बोलता है। वो बोलता है, हम ये जगह नहीं बेचेंगे। बड़ा भाई बोलता है, चुप हो जाओ, हम तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दे देंगे। छोटा भाई बोलता है, क्यों, सिर्फ 3 ही हिस्से होंगे? तभी अचानक से बड़ा भाई बोलता है, नहीं 4 हिस्से होंगे। उसी बीच हेजू उठकर बोलता है, नहीं 5 हिस्से होंगे, परिवार के हर मेंबर को हिस्सा मिलना चाहिए।
उन लोगों ने रात में जो कुछ भी कहा था वो जोर जोर से बोलने लग जाता है। वो तीनों हेजू को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर कैफे का ओनर बाहर आ जाता है और जेमी की तस्वीर देखता है। उसे याद आता है वो लड़की तो अंदर ही है। वो तुरंत ही ह्योंग को कॉल कर बता देता है। ह्योंग भागते हुए उस रेस्टोरेंट में आने लगता है। अंदर रेस्टोरेंट का ओनर हेजू पर नमक फेंक देता है। तभी जेमी पेट दर्द होने का नाटक करने लग जाती है। ओनर उसे वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर जाने को बोलता है। बाहर आने के बाद हेजू ओनर को बोलता है वो सब आपको धोखा दे रहे हैं। ओनर बोलते मुझे सब पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं खुद अनदेखा कर रहा था, तो तुम होते कौन हो बीच में आने वाले। तभी टेस्ट रिजल्ट निकल आता है और वो नेगेटिव होता है, जिसके बाद हेजू ओनर का हाथ छोड़ देता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी हेजू ह्योंग को वहाँ पर आता हुआ देखता है और वो जेमी को कार में लेकर भाग जाता है। जीहो उन्हें जाता हुआ देख लेता है। ह्योंग रेस्टोरेंट के अंदर आता है। पूछता है हेजू कहाँ पर है। ओनर बोलता है कौन हो तुम, निकलो मेरे रेस्टोरेंट से, और वो उसे एक चाटा मार देता है। ह्योंग भी उसे चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन्हें लड़ाई रोकने के लिए बोलते हैं। बाहर से ह्योंग पुलिस वालों की कार लेकर भाग जाता है। वो उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। तभी वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि मार्केट में आग लग गई है। ह्योंग उन्हें बोलता है मैंने ये कार थोड़ी देर के लिए ना उधार ली है, मेरा नाम ह्योंग है। ये बात बॉम्हू को भी पता चल जाती है। के बाद बॉम्हू जो नाम के बंदे को कॉल करती है और उसे तुरंत फ्लाइट पकड़कर कोरिया आने के लिए बोल देती है। इधर जेमी हेजू को बहुत मारती है। वो उसके बाल खींचती है और गाड़ी रोकने के लिए बोलती है, लेकिन इस चक्कर में गाड़ी एक पहाड़ के किनारे पर आ जाती है और पीछे से ह्योंग पुलिस की कार में उन्हें धक्का दे देता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। हेजू कार से बाहर निकलता है और जेमी को पकड़ लेता है। ह्योंग उसे रेजर गन से मारने वाला होता है, मगर वो चलती नहीं और अचानक से वो रेजर गन ओम को ही लग जाती है। ओम बेहोश हो जाता है। जेमी उसे बेहोश देखकर हेजू को जोर जोर से मारती है और बोलती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए, मर जाओ। तभी हेजू की नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। जेमी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद हेजू को होश आता है। वो अपने आप को झाड़ियों में पाता है। वो आसपास देखता है तो उसे जेमी कहीं नजर नहीं आती। हेजू बोलते शायद वो सच में चली गई। इधर ह्योंग और उसके आदमी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस वाले उन्हें जेल में डाल देते हैं। उसी जेल में ह्योंग भी होता है। उसे होश आता है और वो अफसोस करने लग जाता है कि वो जेमी को नहीं बचा पाया। तभी पुलिस ऑफिसर ह्योंग को बाहर आने को बोलते हैं। वो बोलते तुम्हारी पहुंच तो बहुत ही ज्यादा ऊपर तक है, तुम्हें लेने कोई जो नाम का आदमी आ रहा है। ह्योंग पूछता है और मेरी जेमी का क्या? ऑफिसर बोलता है वो दोनों गाड़ी छोड़कर भाग गए। वहीं हेजू उठकर जा रहा होता है। वो दूर से जेमी को बैठा देखता है और स्माइल करता है। वो उसके पास जाकर बोलता है मुझे तो लगा था कि तुम चली गई हो, तुमने ही मुझे वहाँ छुपाया था ना? जेमी बोलती हाँ और वहाँ से जाने लगती है। हेजू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मत जाओ। वो बोलती है मुझे जाने दो वरना मुझे ना मार दो, या फिर तुम खुद मर जाओ या मैं तुम्हें मार दूंगी। एक दूसरे से दूर रहने के लिए ना हम में से एक को मरना ही होगा। जेमी जोर जोर से रो रही होती है। हेजू बोलता ठीक है तुम चैन से जी लेना, मैं मर जाऊंगा लेकिन तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ सकता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जेमी ह्योंग के घर आती है, जहाँ पर वो कपड़े उतार कर बारिश में बैठा होता है। बोमो बोलती है 2 साल की मेहनत से हमने जो रिश्ता जोड़ा था वो तोड़कर ये किसी और लड़की से शादी करना चाहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जेमी जाकर ह्योंग को गले लगा लेती है। वो उसे अपना जैकेट पहनाती है और बोलती है अब ना हार मान लो, तुम अपनी मोम के सामने नहीं जी सकते हो। ह्योंग बोलता है वादा करो कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। जेमी ह्योंग का हाथ पकड़ते हुए उसे वादा करती है। ह्योंग अपनी मोम को बोलता है जेमी ना प्रेग्नेंट है। प्रेजेंट में ह्योंग बेहोश होता है और जेमी को यही बातें याद आ जाती है कि वो माँ नहीं बन सकती और बेचारे ह्योंग का सपना तो बहुत सारे बच्चे पैदा करना है। जेमी बहुत रोती है, जिसके बाद वो हेजू को झाड़ में छुपा देती है। वो देखती है पुलिस ऑफिसर ह्योंग को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो बोलती है आई एम सॉरी, मुझे अब तुम्हारा साथ ना छोड़ना होगा। प्रेजेंट में हेजू उसे बोलता है मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा। वो बोलती है वादा करो, तो वो उसे वादा कर देता है, जिसके बाद जेमी उसे पानी में धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। हेजू बोलता है अब जब जाने का वक्त पता चल गया है तो जीने का मन कर रहा है।
इसके बाद जेमी पुलिस स्टेशन के बाहर से ह्योंग को कॉल करती है। ह्योंग पुलिस ऑफिसर को बताता है जेमी का कॉल है और वो लोग नंबर ट्रेस करने लग जाते हैं। जेमी ह्योंग से बोलती है, मुझे डर लग रहा है, शायद अब मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। ह्योंग बोलता है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमको लेने आता हूँ। तभी हेजू वहाँ पर आ जाता है और वो जेमी को फोन रख देने को बोलता है। पुलिस ऑफिसर बताता है, ये नंबर तो पुलिस स्टेशन के बाहर वाले पीसीओ का है। ह्योंग बाहर आकर जेमी को ढूंढने लग जाता है और हेजू जेमी को लेकर कार के पीछे छुप जाता है। वो उसे शांत करवाता है। कुछ देर के बाद जेमी और हेजू एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। हेजू बोलता है, तुम अभी भी पहले की तरह ना मजबूत होने का दिखावा करती हो, मगर अंदर से ना नरम दिल हो। अगर तुम मजबूत होती तो अभी ह्योंग के साथ होती। मेनोपॉज तो बस एक बहाना है। जेमी बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं खुश रहूंगी। हो सकता है मैं इस प्यार के चक्कर में उसका सब कुछ छीन लूं। हो सकता है मेरी वजह से उसका खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाए और हमारे साथ ही ये पीढ़ी खत्म हो जाए। मैं किसी के दुखों का ना कारण नहीं बनना चाहती हूँ। वहीं पुलिस स्टेशन में ह्योंग अपने कपड़े उतार देता है और बोलता है, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो एक बेंच पकड़ लेता है और उसे छोड़ता भी नहीं। सियोंग और उसके गुंडे तो ह्योंग को चेस करने लग जाते हैं, ऐसे ही पकड़े रहना। तभी वहाँ पर जोन आ जाता है और वो ह्योंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इधर जेमी हेजू को बोलता है, कोई मंजिल तय मत करना, अगर मंजिल तय हो जाए तो गाड़ी ट्रैक से उतर ही जाती है, इसलिए बस जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। इधर ह्योंग को जोन से पता चलता है हेजू तो अनाथ है। ह्योंग सोचता है जेमी ने उसे झूठ क्यों बोला होगा। ह्योंग हेजू और जेमी की कुछ तस्वीरें भी देखता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो सारे एविडेंस फाड़ कर फेंक देता है और कार से उतर जाता है। उसे लगता है जॉन उसे घर ले जाने के लिए आया है, मगर जॉन तो उसकी मदद करने आया था। वो ह्योंग को कार की चाबी देता है और कुछ साइड में बैठ जाता है। नेक्स्ट डे हेजू जेमी को लेकर बुसान जा रहा होता है। उसे जिसे ढूंढना था उसमें से एक वहीं रहता था। ट्रेन में उनके साथ बैठे हुए कपल उन्हें स्नैक्स देता है। जेमी पूछती है, हम बुसान क्यों जा रहे हैं? हेजू बोलता है, मेरे डैड को ढूंढने। मेरे पास 5 नाम है, जिसमें से पहला तो नहीं था। अब हम सेकंड के पास जा रहे हैं। जेमी बोलती है, पर तुम उन सभी को क्यों ढूंढ रहे हो? हेजू बोलता है, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने वाली है तो सोचा मिल लूं। तभी अचानक से हेजू को चक्कर आने लगते हैं। वो बाथरूम में जाकर दवा खाता है। कुछ देर के बाद जेमी बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। हेजू बाहर निकलता है। जेमी देखती है वॉशरूम में कुछ दवाई गिरी हुई है। वहीं जॉन को पता लग जाता है कि वो लोग बुसान में हैं। वो ह्योंग को कार में बिठाता है और बुसान के लिए निकल जाता है। इधर जेमी और हेजू शॉपिंग करने जाते हैं। वो लोग कपड़े खरीदते हैं और साथ ही बैग्स भी खरीदते हैं। कुछ देर के बाद हेजू बैंक से बहुत सारे पैसे लेता है और नया फोन भी। उसे जिहो का मैसेज मिल जाता है। जिहो बोलता है, सियोंग उसे ढूंढ रहा है। वो बोलता है, मैंने कहा था ना उसकी होने वाली बीवी को लेकर मत भागना। हेजू सोचता है, मैं उसकी बीवी को लेकर थोड़ी भागा था। जेमी और हेजू कुछ खाते हैं। इसके बाद हेजू जूरी को कॉल करता है और उसे पता चलता है जिहो आजकल सियोंग के साथ है। हेजू देखता है जेमी को एक शूज बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो उसे खरीद कर देता है, जिससे जेमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हेजू को जेमी पर बहुत ही ज्यादा प्यार आने लगता है। वहीं सियोंग जियो को ट्रेन की पटरियों से बांध देता है और उसे वो मैसेज मिल चुका होता है जो जियो ने हेजू को भेजा था। तभी सामने से ट्रेन आ जाती है। सियोंग बोलता है, बताओ तुम किसकी साइड हो? जियो बोलता है, मैं आपकी साइड हूँ, और ट्रेन बाजू की पटरी से निकल जाती है। सियोंग बोलता है, इस पटरी की ट्रेन आने से पहले ना उस हेजू को ढूंढ निकालो। वहीं हेजू और जेमी पहाड़ों के ऊपर हेजू के डैड को ढूंढने जाते हैं। वो उन लोगों को वहाँ पर एक आदमी मिलता है। वो पूछता है, तुम लोग कौन हो? जेमी बोलती, हम मेरे दोस्त के बनाए हुए स्पर्म को ढूंढ रहे हैं। हेजू बोलता है, स्पर्म डोनर को। जेमी बोलती है, सही का, और उस आदमी को बोलती है, क्या आप अपने बाल या टूथब्रश दे सकते हैं? इससे हमें पता लग जाएगा। वो उन्हें घर में बुलाता है और बोलता है, स्टॉक्स में मेरे काफी पैसे डूब गए थे, तो मैंने सोचा कहीं से मैं कमा लूं। डोनेशन के बदले वो लोग 1 लाख वोन के गिफ्ट कार्ड दिया करते थे। जेमी देखती है वो बंदा टैंगो भी किया करता था और बोलती है, मैंने भी ना थोड़ा सीखा है। वो दोनों डांस करते हैं, मगर हेजू को ये अच्छा नहीं लगता।
वो गाना बंद कर देता है। कुछ इसके बाद जेमी बताती है आजकल ना टेस्ट का रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाता है। वो बोलता है टेस्ट आने तक यहीं रुक जाओ, मुझे भी पता चल जाएगा। जेमी बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें थकान भी नहीं होगी। इसके बाद वो ऊपर का कमरा साफ करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हेजू टेस्ट के लिए उस बंदे को बुलाता है और कुछ सामान देकर उसे सुबह तक टेस्ट रिजल्ट देने के लिए बोल देता है। और जेमी उस बंदे के साथ फार्म से सब्जियां निकाल रही होती है। कुछ देर के बाद हेजू घर आता है तो वो देखता है जेमी और वो बंदा किचन में कुछ बना रहे हैं। वो बंदा जेमी को कुछ टेस्ट करने के लिए देता है जिसे वो हेजू को टेस्ट करा देती है, लेकिन खाते वक्त गिर जाता है जिसे जेमी खुद खा लेती है। ये देखकर वो दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद दोनों सोने के लिए बिस्तर बिछा रहे होते हैं। जेमी हंसने लग जाती है। हेजू उसे बोलता है अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जेमी बोलती है मुझे नींद आ रही है और वो ब्लैंकेट के अंदर रोने लग जाती है। हेजू उसके पास आकर उसे कंसोल करता है। तभी उसके सिर में दर्द होने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता, बस अपना दर्द बर्दाश्त कर उसे चुप करा रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जेमी बचपन में अनाथ आश्रम में रहा करती थी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और उन्हें अडॉप्ट करने के लिए रोज कोई न कोई पेरेंट्स आया करते थे। जेमी बहुत कोशिश किया करती थी कि कोई भी उसे अडॉप्ट कर ले, मगर लाख कोशिशों के बाद भी जेमी को कोई अडॉप्ट नहीं करता। इसलिए जेमी सोचती है अगर मुझे माँ नहीं मिल सकती तो मैं बड़े होकर एक अच्छी माँ बनूंगी। ये सुनकर सभी बच्चे जेमी पर हंसते हैं और एक दिन हेजू भी कहता है तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। प्रेजेंट में जेमी हेजू को बोलती है तुमने जो कहा था वो सच हुआ, तुम अब मेरे लिए एक गाना गाओ। जेमी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और हेजू उसके लिए गाना गाता है। जेमी रोते रोते सो जाती है। दूसरी तरफ योंग और जॉन सस्ते होटल में जाने के चक्कर में एक बहुत ही अजीब जगह पर आ जाते हैं। वहाँ एक ही बेड होता है। योंग बोलता है तुम्हें चलेगा ना। जॉन के बाजू के कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। वो जोर से दीवार पर मारता है और आवाज बंद हो जाती है। तभी योंग को पता चलता है जो कार लेकर घूम रहा है वो किसी सुनयोक नाम के आदमी की है। वहीं हेजू को चक्कर आ रहे थे, उसे अपनी दवाई नहीं मिल रही थी। वो हर जगह ढूंढ रहा था। तभी को उसे दवाई दिखाते हुए बोलता है इसे ढूंढ रहे हो ना। हेजू वो दवाई लेकर खा लेता है। को बोलता है जब जाग ही गए हो तो मेरे साथ चलो। हेजू मना करता है मगर वो बोलता है साथ चलो, वो अच्छी जगह है। वो हेजू को लेकर फिश मार्केट में आता है। वहाँ पर वो हेजू का हाथ पकड़ लेता है। हेजू बहुत नर्वस हो जाता है। इसके बाद वो हेजू को अपने हाथों से फिश और राइस भी खिलाता है। वहीं घर पर जेमी देखती है कि को और हेजू नहीं है। वो पूरे घर में उन्हें ढूंढती है। उसे लगता है हेजू भाग गया है। वो जल्दी से अलमारी चेक करती है तो पैसों का बैग वहीं पर होता है। यहाँ मार्केट में को बहुत सारी मछलियाँ पैक करवाने को बोलता है मगर वो देखता है उसके पर्स में पैसे नहीं है। वहाँ को की लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह से हेजू को भी बीच में आना पड़ता है। वो दोनों मिलकर पूरी फिश मार्केट में अफरा तफरी मचा देते हैं। वो दोनों सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद को हेजू के साथ बैठकर रामयान खाता है। वो बोलता है मैं जानता हूँ तुमने अकेले बहुत सी परेशानियाँ सही है। वो हेजू को सहलाने लगता है। हेजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी बातें भी। वहीं जेमी अपना बैग लेकर घर से जंगल में निकल जाती है और वहाँ से भाग रही होती है। गिरने के बाद वो सोचती है मगर मैं यहाँ से जाऊंगी कहाँ, और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर को हेजू से पूछता है तुम्हारे पास कितना वक्त है, क्योंकि जो दवाई तुम ले रहे हो ना वो स्टेज 4 के कैंसर में लिया जाता है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, अगर तुम सही में मेरे बेटे हुए तो क्या होगा। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लग जाता है। हेजू को भी रोना आ रहा था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जी हो सियोंग को मसाज कर रहा होता है। तभी उसे योंग का कॉल आता है। योंग उसे बोलता है वो सुनियोक मेरी बीवी को ना अगवा कर भाग चुका है, तुम प्लीज बता दो कि वो कहाँ है। जियो को समझ में आ जाता है कि हेजू सियोंग की बीवी के साथ नहीं भागा है। इसके बाद वो जूरी को कॉल कर पूछता है क्या सुनियोक का कॉल आया था मेरे लिए। वो बोलती है मैं क्या तुम दोनों की मैसेंजर हूँ जो दोनों एक दूसरे की खबर मांग रहे हैं। वो फोन रख देती है और सोचती है क्या इसे पहले से पता था कि हेजू का असली नाम सुनयोक है। इधर जियो समझ जाता है सुनयोक और हेजू एक ही है। इधर हेजू जैसे ही नहाकर रूम में आता है तो वो देखता है जेमी बिस्तर पर नहीं है। तभी जेमी पीछे से बोलती है गधे कहीं के, और आकर लेट जाती है। हेजू से बताता है मैं और कोना फिश मार्केट में गए थे। जेमी को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे साथ नहीं लेकर गए थे। इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है और दोनों अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं।
इधर जॉन नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है कि ह्योंग बाथरूम में सो रहा है तो वो उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। यहाँ पर जी हो सियोंग को सारी बात बता देता है। तुम्हें ना गलत फहमी हुई है, लेकिन सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पैर में चाकू मार देता है। ये बताओ हेजू ने मेरी बीवी को शादी से भगाया या नहीं? तो वो हाँ बोल देता है। वो बोलता है उसने मेरी तिजोरी लूटी या नहीं? तो जी हो नो बोल देता है। वो बोलता है मेरी इज्जत किसकी वजह से गई? वो बोलता है हेजू। वो बोलता है इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ को जेमी को आकर बोलता है टेस्ट में जो मर्जी आए, मैंने सोच लिया है कि अब वो लड़का मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ वो कुछ दिन और रुक जाए। जेमी बोलती ठीक है, मैं उससे बात करूंगी और वहाँ से चला जाता है। इधर ह्योंग जियो को कॉल करता है और बोलता है मैं ना बहुत ही ज्यादा अमीर हूँ, अगर तुम मुझे बताओगे ना कि वो कहाँ है तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ह्योंग रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे उसके बारे में बता दो। वहीं जेमी सब्जियां तोड़ रही होती है तो उसे याद आता है जब वो सो गई थी तो हेजू उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उसके बाद वो बैंडेज लगाकर उसके होठों को छूने लग जाता है। जेमी होश में आ जाती है। उसे सब कुछ एहसास हो रहा था मगर वो आंखें नहीं खोलती। इधर जियो जूस लेने के बहाने ह्योंग के पास जाता है। वो उसे हेजू का पता ऑनलाइन भेज देता है, लेकिन तभी सियोंग का आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो जियो को लेकर चला जाता है। ह्योंग वहाँ से मुंह छुपाकर भाग रहा होता है पर अचानक से वो सियोंग के सामने आ जाता है। सियोंग और उसके गुंडे ह्योंग को पहचान लेते हैं मगर सियोंग उस पर शक नहीं करता और बोलता है तुम्हारी बीवी ना जल्दी मिल जाएगी। इसके बाद सियोंग और उसके गुंडे हेजू को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जेमी से टकरा जाते हैं। जेमी उन लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इधर हेजू घर पर मस्त सो रहा होता है। तभी हेजू उसे चाटा मारती है और बोलती है गुंडे ना यहाँ तक आ गए। हेजू अलमारी से अपना बैग लेता है। वो देखता है बैग में तो बिल्कुल पैसे नहीं है। हेजू समझ जाता है ये किसने किया है। उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर के बाद जेमी और हेजू वहाँ से भाग जाते हैं। सियोंग और ह्योंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सियोंग बोलता है मुझे जिसे मारना है ना वो यही है। ह्योंग बोलता है मेरी बीवी को जिसने अगवा किया है ना वो भी यही है। सियोंग बोलता है हम दोनों एक ही आदमी को ढूंढ रहे हैं। ह्योंग बोलता है यानी हम दोनों दोस्त हुए। तभी ह्योंग एक सुई निकाल कर सियोंग को चुबा देता है और बोलता है अगर तुम लोग एक कदम भी हिले ना तो मैं इसे पैरालाइज कर दूंगा। सभी डर जाते हैं। ह्योंग जॉन को अंदर जाकर जेमी को लाने को बोलता है। वहीं जेमी और हेजू गाड़ी में बैठकर काफी दूर निकल चुके होते हैं, लेकिन जाने से पहले हेजू ने को के घर की सारी पेपर्स की तस्वीर ले ली होती है। हेजू ड्राइवर को उन्हें डॉक यार्ड छोड़ने को बोलता है। उसके बदले में वो उसे अपनी महंगी वॉच दे देता है। वहीं जॉन आकर बताता है जेमी अंदर नहीं है। ये सुनकर ह्योंग जेमी को हर जगह आवाज देने लग जाता है। ह्योंग उसे पहले सुई निकालने को बोलता है। ह्योंग बोलता है तुम खुद निकाल सकते हो, उससे ना तुम पैरालाइज नहीं होंगे। ह्योंग निकाल देता है। वो ह्योंग को मारने वाला था। तभी जियो फोन लेकर आता है और बोलता है हेजू का फोन है। हेजू से बता देता है कि वो कहाँ है और जल्दी आने को बोलता है। इसके बाद हेजू अंदर जाता है और देखता है कि को उसके पैसों से जुआ खेल रहा है। उसे देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। को भी वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हेजू उसे पकड़ लेता है। को बोलता है मैं इन पैसों को ना डबल करने के लिए लाया था। सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते हैं। हेजू उसे मारते हुए बोलता है एक और झूठ। बोलता है 2 दिन तक मैंने जो तुम्हें खुशी दी है ना ये उसकी कीमत है। तो जैसे अनाथ को मेरा जैसा बाप ना कभी नहीं मिलेगा। तभी जेमी उसके पास आकर उसे गिरा देती है और बहुत मारती है। वो हेजू को लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर वो फिर से हेजू को गुस्सा दिलाता है। हेजू उसे बहुत मारता है और बोलता है यही सब करना था तो मुझे वो सब क्यों कहा। ये बोलकर हेजू रोने लगता है। तभी जेमी आकर उसे रोकती है। इसके बाद दोनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। जेमी बोलती है वो तुम्हारे डैड नहीं है ना? हेजू बोलता है नहीं। जेमी बोलती है चलो अब दूसरे कैंडिडेट के पास चलते हैं। पैसों की टेंशन मत लो, मैंने कुछ पैसे निकाल कर रख लिए थे। हेजू मुस्कुराते हुए बोलता है तुम जाओ, वैसे भी तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती हो। वहाँ से जाने लगता है। जेमी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पहले तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ पर लेकर आए और अब मन भर गया है तो जाने को कह रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हेजू जेमी को किस कर लेता है। वहीं दूर से ह्योंग ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है जेमी ने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी और रो रहा होता है। जॉन उसकी आंखों पर हाथ रख लेता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ह्योंग की मॉम उसे बहुत सारी डेट्स पर भेजा करती थी, लेकिन वो सब उसे
उसकी मोम की याद दिलाया करती थी, जिसकी वजह से ह्योंग एक कमजोर कुत्ता बन जाता था। ह्योंग मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपनी मोम से बहुत डरता था। एक दिन जेमी मोमो के किचन में काम कर रही होती है और वो डिश में आर्टिफिशियल कलर डाल रही थी। मोमो जेमी को बाहर कर देती है। ह्योंग ये सब देख रहा था। कुछ देर के बाद ह्योंग की मुलाकात जेमी से होती है। उसे पीछे से लगता है कि जेमी रो रही है। वो अपना रुमाल देने जाता है मगर वो देखता है कि जेमी तो गेम खेल रही है। एक दिन जेमी बहुत रो रही थी। ह्योंग उसे चॉकलेट देता है। चॉकलेट का साइज देखकर जेमी हंसने लग जाती है। ऐसे ही वो दोनों डेट्स पर जाने लगते हैं। जेमी के साथ रहने के बाद ह्योंग बहुत बहादुर महसूस करने लग जाता है। वो एक शेर की तरह ताकतवर बन जाता है। ह्योंग ने जेमी को जल्दी रिंग पहनाकर एंगेजमेंट कर ली। ये सब ह्योंग जॉन को बताते हुए मुस्कुरा रहा होता है। प्रेजेंट में ह्योंग दूर खड़ा जेमी और हेजू को किस करता हुआ देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता मगर जेमी ने तो कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी। ह्योंग जाकर हेजू को मुक्का मारता है और जेमी को गले लगाते हुए बोलता है शुक्र है तुम मुझे मिल गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। जेमी जोर जोर से रोते हुए बोलती है मैंने फोन पर कहा था ना मेरे पीछे मत आना, मेरी कोई पहचान नहीं है। ह्योंग बोलता तो मेरी ले लो ना। ये सुनकर जेमी स्माइल करती है। ह्योंग उसे फिर से गले लगाते हुए बोलता है अब पक्का सब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो। तभी हेजू भागते हुए आता है और चिल्लाते हुए बोलता है भागो जल्दी। सियोंग और उसके गुंडे आ चुके थे। हेजू, जेमी और सियोंग तीनों बोट की तरफ भागते हैं। हेजू और जेमी बोट में चढ़ जाते हैं। ह्योंग रस्सी खोल रहा होता है। ह्योंग को छुरी फेंक कर मारता है पर जॉन वो पकड़ लेता है। जॉन सियोंग के गुंडों को मारकर गिरा देता है। यहाँ ह्योंग रस्सी काट देता है और सियोंग जॉन के पेट में छुरी घोंप देता है। यहाँ जेमी ह्योंग को बोट में चढ़ने को कहती है मगर हेजू ह्योंग को वहीं पर छोड़कर बोट लेकर निकल जाता है। बोट पर चढ़ने के लिए ह्योंग छलांग मारता है और पानी में गिर जाता है। वो डूबने वाला था। तभी उसे एहसास होता है जेमी पानी में है और वो उसे बचाने आ गई है। जेमी उसे किस कर रही थी। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। वो देखता है जेमी उसके सामने लेटी है और वो हेजू के पैरों को जेमी समझकर किस कर रहा होता है। ये देखकर ह्योंग को उल्टी आ जाती है। जेमी उसके पीछे जाती है। ह्योंग बोलता चलो दूसरी तरफ क्या है देखते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर के बाद हेजू को होश आ जाता है। वो देखता है जेमी वहाँ नहीं है। हेजू उसे ढूंढने जा रहा था मगर उसे चक्कर आ जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है। यहाँ ह्योंग जेमी को अपने साथ किसी रिसोर्ट पर चलने को बोलता है। जेमी उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो उसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन ह्योंग उसे चुप करा देता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद जेमी ह्योंग के पास आती है। ह्योंग देखता है कि जेमी के एक पैर में जूता नहीं है। वो जेमी का दूसरा जूता निकालकर फेंक देता है और उसे अपने जूते पहना देता है। जेमी उसे बोलती है शुक्रिया, तुमने ना अपना वादा पूरा किया। मेरे भागने के बाद भी तुमने मुझे ढूंढ लिया लेकिन मैं अपना वादा ना पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें ना सच सुनना ही होगा। वो बोलता है मैं नहीं सुनूंगा। वो अपने कान बंद कर चिल्लाने लग जाता है। जेमी उसका हाथ हटाते हुए बोलती है मैं मां नहीं बन सकती, मुझे ना मेनोपॉज हो चुका है। सच जानते हुए भी मैं तुमसे शादी कर रही थी। ह्योंग बोलता मतलब तुम्हारे भागने की वजह वो हेजू नहीं है, मेनोपॉज था। सिर्फ मेनोपॉज की वजह से तुम मेरे पास नहीं आना चाहती थी। मुझे तो लगा कोई और वजह होगी और हंसने लग जाता है। जेमी बोलती है मगर तुम्हारे परिवार का क्या? ह्योंग बोलता है कोई बात नहीं, उनसे कह देंगे कि बच्चा ना होने की वजह मैं हूँ, तुम क्यों फिक्र कर रही हो। ह्योंग उसे गले लगा लेता है। मुझे इस वक्त ना किसी की भी परवाह नहीं है, बस हम दोनों खुश रहने चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। तभी हेजू कहता है फिलहाल तो यहाँ हम दो नहीं तीन हैं। तभी हेजू पीछे से बोलता है फिलहाल तो हम यहाँ दो नहीं तीन हैं, यहाँ तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। हम एक आइलैंड पर फंसे हैं और जब तक कोई मदद नहीं आएगी तब तक हमें यहीं रहना होगा। ये सुनकर ह्योंग बहुत परेशान हो जाता है। वहीं बम हो ह्योंग को कॉल लगाती है मगर उसका फोन बंद आता है। वो जॉन को कॉल करती है, वो भी कॉल नहीं उठाता। तभी सेकंड मॉम बम हो को बोलती है आप शायद समझ नहीं पा रही हैं मगर मैं अब समझ चुकी हूँ। बम हो पुश्तैनी किताब निकालकर चेक करती है और जोर से चिल्लाती है नहीं, हमारा वंश खत्म नहीं हो सकता। इधर हेजू जेमी को बोलता है वो तो मेनोपॉज पर भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, मतलब अब तुम लौट जाओगी। जेमी बोलती है लौटने की कोई वजह ही नहीं है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे पूछती है आखिर वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े क्यों हैं।
जो बोलता है उस गुंडे की होने वाली वाइफ को ना मैंने शादी से भगाया था, लेकिन उस लड़की ने तो उस गुंडे की तिजोरी खाली कर दी और फरार हो गई। ये बात मुझे भी पता नहीं थी। जेमी उसे मारकर बोलती है, क्या तुम्हें किडनैपिंग करने का शौक चढ़ा है? तभी ह्योंग वहाँ पर भाग कर आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर सेट हो जाता है। दूसरी तरफ जोन एक होटल में होता है। वो अपने जख्मों पर दवाई लगाकर उन्हें सिल रहा होता है। न्यूज से पता चलता है कि सियोंग के आदमी पकड़े गए और सियोंग फरार है। सियोंग ने यहाँ पर जिहो को बंदी बना रखा होता है। आइलैंड पर हेजू और ह्योंग मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग कुछ खा सके। बातों ही बातों में ह्योंग को पता चल जाता है कि हेजू जेमी का एक्स बॉयफ्रेंड है। ह्योंग बोलता है, मुझे न इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जेमी पहाड़ के अंदर से पीने लायक पानी जमा कर रही होती है। मछली पकड़ते वक्त ह्योंग और हेजू की लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी जेमी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? इसके बाद तीनों आग लगाकर बैठते हैं और खाना खा रहे होते हैं। जेमी और हेजू बातें करते हुए हंसने लग जाते हैं। ह्योंग उन दोनों को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वो दोनों से साथ में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तभी ह्योंग हेजू को बोलता है, मेरे साथ चलो। वो उसे पहाड़ के ऊपर ले जाता है और अपना पेट साफ करने लग जाता है। हेजू बोलता है, जब हजम नहीं होता है तो खा क्यों रहे हो? वो बोलता है, क्योंकि जेमी मुझे अपने हाथों से खिला रही थी इसीलिए। ये देखकर वो सोचने लग जाता है, ह्योंग सच में जेमी से ना बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अचानक से हेजू को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। ह्योंग उसे देखकर बोलता है, सुन ह्योंग, तुम्हें क्या हो गया है? वो अपना कपड़ा निकालकर हेजू के सर के नीचे रख देता है। फिर वो सुई से उसके शरीर के कुछ हिस्सों में खून निकालता है। कुछ देर के बाद ह्योंग सुई निकाल देता है। हेजू के पैर दबाने लगता है। वो उसका खून साफ करता है। ऐसे ही कुछ देर करने पर हेजू को होश आ जाता है। हेजू मुस्कुराते हुए बोलता है, डॉक्टर, कितने साल जी सकता हूँ मैं? ह्योंग बोलता है, मैंने जितनी गालियाँ दी थी तुम्हें तो 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। हेजू बोलता है, मगर दूसरे डॉक्टर ने तो कहा था 3 महीने बचे हैं। ह्योंग हेजू का गला पकड़ते हुए बोलता है, ऐसी हालत में भी तुम जेमी जी को अपने साथ ले आए? अगर कुछ हो जाता तो? ह्योंग वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर होने के बाद ह्योंग के फोन पे नेटवर्क आ जाते हैं, पर हेजू उसका फोन छीनकर जेमी के पास आ जाता है। वो बोलता, चलो यहाँ से चलते हैं। जेमी बोलती, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? मैं नहीं आऊंगी। ह्योंग के बिना तो कहीं नहीं। हेजू बोलता है, दोबारा नहीं पूछूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हेजू वहाँ से जाने लगती है। जेमी उसे जाता हुआ देखती है और उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो साथ में थे। जेमी हेजू की तरफ जाने लगती है। तभी सियोंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे चाकू से मारने चाहता है, मगर हेजू उसे पलटकर वार करता है और चाकू गिर जाता है। अचानक से सियोंग हेजू को लेकर पत्थरों के नीचे गिर जाता है। हेजू भागने लगता है, लेकिन उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। सियोंग हेजू का कॉलर पकड़कर उसे बहुत मारता है। वो उसे चाकू से मारने ही वाला था। तभी पीछे से जेमी और ह्योंग आकर उसे गिरा देते हैं। वो तीनों मिलकर उसे पत्थरों के नीचे फेंक देते हैं, मगर साथ में वो तीनों भी गिर जाते हैं। सियोंग के सर पर पत्थर लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। कुछ देर के बाद हेजू और ह्योंग देखते हैं कि जेमी को चाकू लगा है। ह्योंग जेमी को आवाज देते हुए रोने लग जाता है। हेजू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फ्लैशबैक में हेजू और जेमी साथ में थे। वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं जिसमें हीरोइन के मरने पर हीरो इसे किस करता है। ये हीरोइन की आखिरी ख्वाहिश होती है। जेमी बोलती है, पर ऐसे टाइम पर किस कौन करता है? हेजू बोलता है, वो मर रही है तो वो कुछ भी मांग सकती है, मगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? प्रेजेंट में जेमी हेजू को अपने पास बुलाकर बोलती है, लग गई, और वो आंखें बंद कर लेती है। सुनकर हेजू बहुत ही ज्यादा रोता है। इधर ह्योंग बोट को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इधर आओ। कुछ देर के बाद वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। जेमी का ऑपरेशन होता है। इसके बाद उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। नर्स बोलती, आप में से सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है। ह्योंग अंदर चला जाता है और हेजू वहीं खड़ा रह जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था, इसलिए वो जूरी के घर पर चला जाता है। इधर बमहो हॉस्पिटल में आती है। ह्योंग घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगने लग जाता है। इसमें जेमी जी की ना कोई गलती नहीं है। मैंने ही उन्हें प्रेगनेंसी का बहाना करने के लिए कहा था। बोमो बोलती है, अब ये सब यहीं खत्म कर यहाँ से चलो। अब से तुम और वो लड़की ना एक दूसरे के लिए अनजान हो। वो बोलता है, नहीं, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता मैं यहीं पर रहूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बम्मू जोन को बोलती है, इसे उठाकर ना घर ले चलो।
मगर ह्योंग नहीं चाहता। वो हॉस्पिटल में रहकर जेमी का ख्याल रखता है। दूसरी तरफ हेजू जूरी के घर पर यूं ही बेड पर पड़ा रहता है। वो ना कुछ खाता है और ना ही किसी से बात करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इधर ह्योंग जेमी के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटता। इधर हेजू ने जेमी के जूते को अपने सीने से लगा रखा होता है। उसे याद आता है जब आइलैंड पर उसे जेमी का एक जूता मिला था। वो सोचता है इसके पैर तो कितने छोटे हैं। वो जूता लेकर जेमी के पास जाता है मगर देखता है जेमी ने तो ह्योंग के जूते पहने हैं। मॉर्निंग जूरी हेजू के हाथ से वो जूता छीन रही होती है, लेकिन वो जूता नहीं छोड़ता। वो बोलती है, क्या तुम्हें जूतों में रहने का नया शौक चढ़ा है क्या? और वो अपने सारे जूते लाकर हेजू के ऊपर डाल देती है। अब इन जूतों में ही रहना। कुछ दिनों के बाद जीहो ह्योंग के घर आता है और सेकंड मदर को बताता है, ह्योंग आज मेरी वजह से जिंदा है। वो जियो को वहाँ से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो फिर से अंदर आ जाता है। तभी वो बम्हो को बोलते हुए सुनता है, अगर किसी ने भी उस बेवकूफ ह्योंग को अंदर आने दिया ना तो मैं तुम सभी को यहाँ से निकाल दूंगी। अंदर कमरे में जेमी होती है। वो अभी भी बेहोश होती है। इसके बाद जियो जूरी के पास आता है और वो उसे जेमी के बारे में बताता है। वो बोलता है, पहले उस लड़की को हेजू लेकर भाग गया, अब वो बेचारी उस डायन के घर में है। तभी जियो देखता है कि बेड पर बहुत सारे जूते पड़े हुए हैं और उनके अंदर हेजू होता है। जियो तो डर की मारी वहाँ से भाग जाता है। रात में ह्योंग बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि वो जेमी के पास जा सके, लेकिन वो जितनी भी बार वहाँ पर जाता है तो जोंग उसे बाहर निकाल देता है। ह्योंग जेमी के लिए काढ़ा बनाने लगता है, लेकिन जोन आकर वो भी बुझा देता है। अगले दिन सेकंड मदर के कपड़ों के अंदर छुपकर ह्योंग जेमी के रूम में चला जाता है। जोन उसे देख लेता मगर वो मुस्कुराकर छोड़ देता है। अंदर ह्योंग जेमी को वो काढ़ा पिलाता है। इधर जूरी हेजू को बोलती है, ये लड़की वही थी ना तुम्हारी एक्स? वो उसके हाथ से जूता छीन कर कचरे में फेंक देती है। बाहर जाकर वो ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वो जूता नहीं मिलता। पीछे से जूरी भी ये सब कुछ देख रही होती है। उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो हेजू से पहली बार मिली थी। हेजू कचरे में खाना ढूंढ रहा होता है। जूरी बोलती है, क्या तुम खाना ढूंढ रहे हो? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जूरी के हाथ में चिकन होता है। ये देखकर हेजू उसके पीछे चला जाता है। जूरी स्माइल करते हुए घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर के बाद चिकन के कुछ पीसेस निकालकर बाहर रख देती है और हेजू उन्हें खा लेता है। ऐसे ही वो रोज कुछ न कुछ रखा करती थी, कभी पिज्जा, कभी डम्पलिंग या कभी राइस। एक दिन वो हेजू से बोलती है, अब से फ्री का खाना नहीं मिलेगा, काम करना होगा। वो उसे अपने बार में ले जाती है और वहाँ उसे छोटे छोटे काम करके पैसे कमाने को कहती है। स्टाफ उसे पूछती है, ये तुम्हारा लगता कौन है? जूरी बोलती है, सड़क से मिला है, अब से मैं इसे पालूंगी, बड़े होने के बाद देखेंगे ये बेटा बनता है या फिर बॉयफ्रेंड। इसके बाद कुछ दिनों तक हेजू छोटे मोटे काम कर पैसे कमाता है। सभी लोग उसे ए या फिर लड़का कहकर बुलाते हैं। जूरी उसे हेजू नाम दे देती है। प्रेजेंट में जूरी हेजू को आवाज देते हुए जूता दिखाती है और बोलती है, चलो कुछ खा लेते हैं। हेजू उसके साथ चला जाता है। टैक्सी में भी वो जूता को पकड़े हुए जेमी को ही याद कर रहा होता है। अचानक से वो ड्राइवर को बोलता है, हमें वोंगशू ले चलो। जूरी पूछती है, वहाँ क्यों जाना है? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। पर जेमी सपने में देखती है कि वो आइलैंड पर है और अपना जूता ढूंढ रही है, जो कुछ देर बाद उसे मिल जाता है। जेमी मुस्कुराते हुए बोलती है, मिल गया। तभी बम्हो बोलती है, क्या मिल गया? कोई खजाना मिल गया क्या? जेरी डर जाती है। वो बम्हो से माफी मांगती है। बम्हो बोलती है, ह्योंग की जीत की वजह से हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं और तुम्हारी देख रेख कर रहे थे, मगर अब हम तुम्हें नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम खुद दबे पाँव यहाँ से चली जाओ। जेमी बोलती है, ठीक है, मगर मुझे जाने से पहले ह्योंग से बात करनी है। बम्हो चिल्लाते हुए बोलती है, अब तुम्हें उससे क्या बात करनी है? क्या इतनी बर्बादी काफी नहीं थी? इधर जूरी हेजू को बोलती है, क्या तुम ऐसी हालत में उससे मिलने के लिए जाओगे? यहाँ पर ह्योंग देखता है जेमी अपने कमरे में नहीं है, तो वो हर जगह उसे ढूंढने लग जाता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। के बाद वो अपनी मोम के पास आकर पूछता है, जेमी जी कहाँ पर है? आपको पता है ना वो बीमार थी। वो बोलती है, वो माँ नहीं बन सकती, उसका क्या? उसने खुद मुझे ये बात बताई। वो बोलता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, एक बच्चे की वजह से मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ है जो रेस्टोरेंट के बाथरूम में ही नहा रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट में जूरी और ड्राइवर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर ह्योंग जेमी को बाहर बैठा हुआ देख लेता है। वो जेमी के साथ बाहर वॉक पर जाता है। जेमी बोलती है, अगर हमने जिद कर मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया तो सभी को लगेगा कि मैं लालची हूँ और अब मुझे पता
पता चल गया है कि मुझे कहाँ होना चाहिए। हमें ना सब कुछ यहीं पर खत्म कर देना होगा। ह्योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर बमू को याद आता है जेमी ने उसे कहा था, मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं, मगर आप ह्योंग के साथ ना अच्छा बर्ताव कीजिए। वो आपको इतनी मुश्किलों से हुआ था और आप उसी के साथ इतनी सख्ती दिखाती हैं। आपका बेटा ना बहुत अच्छा है, उसे प्यार दीजिए और उसकी इज्जत करो। बोमो सोचती है वैसे भी वो इतनी बुरी नहीं थी। इधर होनचू जूरी को भुट्टा खाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो नीचे उतर जाते हैं। जूरी भुट्टा खा रही होती है और ह्योंजू ड्राइवर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर ह्योंग कार के पास बैठकर सिगरेट जला रहा होता है, तभी वहाँ पर हेजू आ जाता है। ह्योंग उसे बिना कुछ कहे जाने लगता है, लेकिन हेजू उसके पीछे जाता है। वो उसे हक कर बोलता है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी मदद की और मैंने तुम्हें ही धोखा दे दिया। तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। ह्योंग उसके सिगरेट फेंकते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। हेजू पूछता है, सब कुछ ठीक है। ह्योंग समझ जाता है कि वो जेमी के बारे में पूछ रहा है। वो बताता है, जेमी अब ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम हेजू क्यों है? तो न्यूयॉर्क तुम्हारे घर का एड्रेस तो कितना अच्छा है। बोलता है, ये सब छोड़ो, ये जूता तुम जेमी को दे देना, उसे न ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो बोलता है, क्या ये जूता तुमने उसे दिलाया था? एक्चुअली में उसने जेमी को नींद में इन जूतों के बारे में बोलते हुए सुना था। मैं उन जूतों को पहनकर तुम्हारे पीछे आना चाहती थी। असल में उस जूते का एक पेयर जेमी की जेब में होता है, इस वजह से चाकू से अंदर तक नहीं लगती। जेमी अंदर से ह्योंग की परछाई देख रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा होता है। उसे देखकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर ह्योंग बैठकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अगली सुबह जेमी उन्हीं जूतों को पहनकर पुरानी यादों में खो जाती है तो उसने ह्योंग के साथ बिताए थे। कुछ दिनों के बाद जेमी जेरी के घर का दरवाजा खटखटाती है। जूरी नाइटी में दरवाजा खोलती है और हेजू को अंदर शॉर्ट्स में देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हेजू के पास जाती है और उसकी नाक पर जोर से काट लेती है। हेजू तो चिल्लाने लग जाता है। में दिखाया जाता है जब हेजू जेमी को बोलता है, तुम ना अच्छी माँ नहीं बन सकती, तो जेमी बोलती है, तुम ना सड़क किनारे अकेले मरोगे, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। हेजू बोलता है, यही तो मेरा सपना है। जेमी वहाँ से चली जाती है। हेजू उन दोनों की रिंग लाकर अपने फिश टैंक में डाल देता है। प्रेजेंट में जेमी हेजू को जोर से काटती है और वो उसे बहुत ही ज्यादा मारती है। जूरी उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। इसके बाद हेजू जेमी के पास बैठता है। जेमी उसे बोलती है, चलो यहाँ से, तुम इसके साथ यहाँ पर क्यों हो? वो बोलता है, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, ये 40 साल की ना दूरी है। इसके बाद हेजू उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है और उसे गाड़ी में बिठाता है। हेजू वहाँ से जाने लगता है, मगर जेमी वापस उसके पास आती है और बोलती है, जब यही करना था तो जूता देने वापस क्यों आए थे? हेजू बोलता है, तुम्हें इस जूते का ख्याल रखना था ना, इसलिए तो मेरी इंसानियत को प्यार समझ बैठी। जेमी बोलती है, सही कहा, इसीलिए तुम्हारे प्यार के झांसे में आकर तुम्हारे पीछे भाग आई। मैं आज भी ना तुम्हें चाहती हूँ, क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता है? वो बोलता है, बोरिंग है, मेरे साथ रहकर तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ, क्योंकि जब तुम जैसी बदनसीब लड़की और मेरे जैसा बदकिस्मत लड़का एक साथ रहते हैं तो ऐसे ही लाइफ बिगड़ जाती है। और उसे जूता पहनाते हुए बोलता है, इसलिए एक दूसरे को ना बर्बाद करना बंद करते हैं और सुकून से रहते हैं। हेजू वहाँ से चला जाता है। जेमी वहीं खड़ी बहुत रोती है। हेजू घर जाकर जूरी को गले लगाकर बोलता है, मैं गलत था, मैं जेमी से ना बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। जेमी अभी भी वहीं पर खड़ी होती है जहाँ पर वो उसे छोड़ कर आया था। बारिश और बिजली की आवाज सुनकर हेजू छाता लेकर वापस से बाहर आ जाता है। वो जेमी को कॉल लगाता है और उसे हर जगह ढूंढता है, मगर जेमी उसे कहीं नहीं मिलती। हेजू को उसे छोड़कर आने का बहुत अफसोस होता है। दुख में वो अपने पुराने घर आता है और देखता है जेमी वहाँ सोफे पर बैठी है। जेमी पलट कर हेजू को देखती है। हेजू बोलता है, यहाँ क्या कर रही हो? जेमी बोलती है, मैं वहाँ काफी देर तक खड़ी रही, तुम नहीं आए तो मुझे लगा तुम ढूंढते हुए यहाँ आ जाओगे। हेजू जेमी के पास जाकर बैठ जाता है। जेमी उसे छूते हुए बोलती है, देखो मैं सही थी ना? दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लग जाते हैं। हेजू जेमी को किस करता है, वो दोनों मुस्कुराते हैं। कुछ देर के बाद जेमी हेजू को बोलती है, यहाँ आने के बाद मुझे वो चीज मिली जो तुमने मुझे दी थी। हेजू को याद आता है, एक दिन जेमी अपने लिए सूप बना रही थी, आज मेरा बर्थडे है। हेजू हैरान होते हुए कैलेंडर देखता है और बोलता, आज तुम्हारा इस मंथ का बर्थडे है। असल में जेमी को अपना असली बर्थडे मालूम ही नहीं था। हेजू उसके लिए खाना बनाता है और बोलता है, मैं ना तुम्हारा असली बर्थडे पता कर रहूंगा।
उसी राइस में हेजू जेमी को एक रिंग छुपा कर देता है जो खाते समय जेमी के मुंह में आ जाती है। हेजू बोलता है ये मैंने खुद बनाई है। वो देखता है रिंग की वजह से जेमी का थोड़ा सा दांत टूट गया है, लेकिन ब्रेकअप के बाद जेमी रिंग वहीं फेंक देती है। हेजू रिंग फिश टैंक में डाल देता है और एक बार फिश टैंक के टूटने पर रिंग एक कोने में जा गिरती है जो जेमी को आज मिल जाती है। कुछ दिनों के बाद ह्योंग के घर पर एक पूजा होती है जहाँ बम हो ह्योंग से ये पूजा करने को बोलती है। ह्योंग एक प्रार्थना लेटर पर लिखता है जिसमें ह्योंग जेमी के बारे में लिखता है, मुझे जेमी की बहुत याद आ रही है। बमो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कुछ देर के बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है उसका बेटा तो जमीन पर पड़ा हुआ है। बोलती है मैं ना तुम पर पानी डाल दूंगी। जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो उसकी कमर में लचक आ जाती है। जॉन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है जिससे उनकी हालत और खराब हो जाती है। यहाँ ह्योंग को लगता है कि जेमी उसके सामने लेटी है। जेमी उसे गेम खेलने को बोलती है। गेम खेलते हुए ह्योंग को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जेमी सपने में भी ह्योंग से माफी मांग रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमी जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि हेजू कहीं पर जा रहा है। वो बोलता है तुम ना जूरी के वहाँ पर चली जाना, मैं वहीं पर आऊंगा। हेजू जेमी से बाय कर चला जाता है। हेजू जियो से बात कर रहा होता है। जियो बोलता है तुम्हें वो बच्ची याद है ना जो अपने भाई को ढूंढने के लिए मैसेज कर रही थी, तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना होगा। हेजू उस बच्ची से मिलता है। वो बच्ची बोलती है आप मेरे भाई को ढूंढने वाले हो ना, उसका नाम सुन योक है। जो हेजू समझ जाता है ये कौन है, वो लड़की और कोई नहीं हेजू की सौतेली बहन होती है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे बात करता है। वो बच्ची बोलती है मॉम पिछले साल पढ़ाई के लिए लंदन चली गई और डैड तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हेजू बोलता है तुम उस भाई को क्यों ढूंढ रही हो जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही चला गया। वो बोलती है मॉम डैड को डिवोर्स देने वाली हैं और मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। मैं नहीं चाहती डैड अकेले पड़ जाए, इसलिए मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। हेजू बोलता है तुम्हारे डैड ने ये हाल अपना खुद ही किया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो और यहाँ से चली जाओ। हेजू उसके हाथ से कार्ड छीनकर फाड़ देता है जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लग जाती है। हेजू उसे बाहर चलने को बोलता है मगर वो नहीं चाहती। यहाँ जूरी घर पर होती है। जेमी जूरी से बोलती है मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। जूरी बोलती चलो हमें ना किसी से पैसे वसूलने हैं। वो दोनों बैड गर्ल्स की तरह तैयार होकर पैसे लेने जाती है। यहाँ हेजू अपनी बहन के साथ बस स्टॉप पर होता है। वो बोलता है कंटेनर नंबर 139 तुम्हें डैड इतने ज्यादा पसंद क्यों हैं? वो बोलती है क्योंकि वो मुझे इस दुनिया में लाए हैं। तभी बस आ जाती है। वो उस बस में बैठकर निकल जाती है। हेजू अपने डैड के बारे में सोचने लग जाता है। तभी वो जियो को देखता है। वो बोलता है चलो ड्रिंक करते हैं। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हेजू जियो को बताता है वो उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बच्ची उन सब के लिए इतना कुछ कर रही है। पर जेमी और जूरी मिलकर उस लड़की से पैसे लेते हैं। जियो हेजू को बोलता है तुम अपने डैड को ढूंढ रहे थे ना, कैंडिडेट नंबर 3 है ना, वो फार्मा कंपनी के ओनर है। तभी हेजू के हाथ से बोतल गिर जाती है। वो एक ग्लास पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ नहीं पाता। हेजू से चला भी नहीं जाता। जियो उसे घर ले जाने लगता है मगर हेजू उसे टैक्सी के बाहर निकाल देता है और अकेले घर जाने के लिए निकल जाता है। हेजू को सब धुंधला दिखाई दे रहा होता है। वो ड्राइवर से फुल वॉल्यूम में गाना लगाने को बोलता है। हेजू की हालत बहुत खराब हो रही थी, उसे रोना आ रहा था मगर वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। घर आने के बाद उसे दरवाजा भी खोला नहीं जा रहा था। वो खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। कुछ देर के बाद जूरी और जेमी आते हैं। हेजू जेमी को ऐसे कपड़ों में देखकर गुस्सा हो जाता है। वो जूरी को जोर से चिल्लाकर बोलता है तुम इसे उस गटर में लेकर गई थी। जूरी रोने लग जाती है और बोलती है मतलब कि मैं इस गटर में जा सकती हूँ मगर ये नहीं। हेजू जूरी से माफी मांगता है। वो दोनों उसे अंदर ले जाते हैं। जूरी बोलती है उस गटर में काम करके मैंने तुम्हें पाला है, अब निकल जाओ यहाँ से। हेजू जूरी को डांस कर कर दिखाता है ताकि वो मान जाए। जेमी और जूरी बहुत हंसते हैं। यहाँ ह्योंग के घर सभी प्रार्थना कर रहे होते हैं लेकिन ह्योंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। वो अभी भी जेमी की यादों में खोया होता है। उसे हर जगह जेमी ही नजर आ रही होती है। इसके बाद घर पर ये तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। हेजू जेमी को बोलता है हो सकता है मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ क्योंकि डैड नंबर 3 एक फार्मा कंपनी के ओनर हैं। ये सुनकर ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर प्रार्थना करते वक्त ह्योंग सोचता है मॉम
तुम उन पूर्वजों की प्रार्थना तो कर सकती हो जिनसे तुम कभी मिली भी नहीं, मगर तुम अपने बेटे का गम नहीं देख पा रही हो। पेपर चलाते समय ह्योंग की टोपी में आग लग जाती है। जॉन पानी डालकर उसे बुझा देता है। ह्योंग अपनी मॉम को एक चिट्ठी लिखता है कि मैं हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ जियो हेजू को बताता है फार्मा कंपनी का ओनर शिन बहुत ही अमीर है। अब उनकी एक पार्टी में हेजू और जेमी भी आ जाते हैं। हेजू जेमी से बोलता है अब देखो मैं क्या करता हूँ, मगर पटाखों की आवाज से हेजू के सर में फिर से दर्द होने लग जाता है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होता है। हेजू जेमी को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन जेमी बोलती है रुको। वो जाकर शिन के बाल तोड़ती है, मगर शिन की तो पूरी बिघी उसके हाथ में आ जाती है। जेमी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो भागकर हेजू के पास जाने लगती है और देखती है हेजू जमीन पर गिरा है। जेमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भागते हुए उसके पास जाती है। नेक्स्ट सीन में जेमी एक औरत के साथ एक कैफे में बैठी होती है। बोलती है मैं तुम्हारी मोम की बहन हूँ। तुम्हारी मोम न मरते दम तक तुमसे मिलना चाहती थी मगर नहीं मिल सकी। जेमी इमोशनल होकर लोन लेकर उसे कुछ पैसे दे देती है। हेजू भी ये सब देख रहा होता है। वो जाकर उस औरत के पार्टनर को बहुत मारता है। वो उस औरत से जेमी के दिए हुए सारे पैसे भी ले लेता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी ले आता है। जेमी को सच बताने के बाद जेमी तो रोती है। हेजू बोलता है मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। तो बोलती है तुम हो ना मेरे पास, तो टेंशन किस बात की है। प्रेजेंट में जेमी और जूरी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर उन दोनों को बताता है हेजू को ना एक रेयर बीमारी है, उसके पास बहुत कम समय है। जूरी बोलती है डॉक्टर मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितना लगाना है लगा दीजिए, बस हेजू को ठीक कर दीजिए। जेमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे सारी चीजें याद आने लग जाती है कि हेजू उसके सामने था जब वो बीमार था, मगर जेमी को ये नजर ही नहीं आया। उसने तो हेजू को मर जाने के लिए प्रॉमिस भी लिया था। जेमी ये सारी बातें जूरी को बताती है और बोलती है मुझे ना एक चाटा मारो, और वो मार भी देती है। जेमी का तो गाल लाल हो जाता है। कुछ देर के बाद वो जियो से पूछती है क्या शिन से मिलने का कोई और तरीका है। जेमी उसके घर के बाहर चली जाती है। वो सोचती है हेजू ने कहा था उसे अपने डैड को ढूंढना है, अब वो काम मैं करूँगी। हेजू जब बेहोश होता है तो हॉस्पिटल में उसे अपने सपने में अपनी छोटी बहन आती है जिससे वो बातें करता है। हेजू उसे बोलता है मरने के बाद मैं प्लैंकटन बन के वापिस आऊंगा, पर तुम्हें एक लंबी जिंदगी जीनी होगी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। हेजू जाने लगता है। हॉस्पिटल में जूली देखती है कि हेजू की सांसें रुक चुकी है। वो भागते हुए नर्स के पास जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। यहाँ जेमी शिन की कार के सामने आ जाती है। वो उसकी कार में चली जाती है और उसे बस अपने कुछ बाल देने को कहती है। बाल नहीं मिलते तो वो बोलती है आप बस मेरे ऊपर थूक दीजिए। हॉस्पिटल में जियो जेमी को बहुत कॉल लगाता है, मगर वो कॉल नहीं उठाती। जब वो हॉस्पिटल आती है तो उसे पता लगता है कि हेजू वीआईपी वार्ड में है। जेमी बहुत डर चुकी होती है। उसे राहत की सांस मिलती है। जेमी जूरी से बोलती है मैं शिन के डीएनए सैंपल सभी लैब में दे कर आई हूँ। अगर मैच हो गया तो शिन हेजू को बचा लेगा। जूरी तो हंसने लग जाती है। ये टाइम ऐसी चीजें करने का नहीं है। अगर तुम उसकी जान बचा नहीं सकती हो तो ये सब तो मत करो। जेमी बोलती है आपको तो ये भी नहीं पता इतने दिनों से वो अपने डैड को ढूंढ रहा था। जूरी बोलती है जब वो मरने वाला था तब तुम कहाँ थी। मुझे बस इस वक्त उसके साथ रहना है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। जेमी हेजू से मिलने जाने लगती है, मगर जूरी उसे अंदर जाने नहीं देती। जेमी बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर ह्योंग सड़क पर अकेले घूम रहा होता है। उसे घर से बहुत कॉल आते हैं, मगर वो किसी का भी कॉल नहीं उठाता। कुछ देर के बाद जॉन देखता है कि बमो उसके कमरे में नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढता है। बमो यहाँ अकेले बैठकर कोरियन सिगरेट पी रही होती है। जॉन उसके पास आता है। बमो जॉन को अपने दिल की सारी बात बताती है और ह्योंग की वजह से जोर जोर से रोने लग जाती है। ह्योंग ने पूरी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार उसने कहा कि मुझे जेमी से प्यार है, हमें साथ रहने के लिए इजाजत दे दीजिए, मगर मैंने उसे मना कर दिया। अब मुझे उसी की सजा मिल रही है कि मेरा बेटा ना मुझसे ही दूर चला गया। जॉन बमो को अपना चश्मा पहना देता है ताकि जब वो रोए तो वो किसी को भी पता ना चले। रात में जियो जेमी को पास देते हुए बोलता है जूरी घर गई है और मैं भी कैफे में जा रहा हूँ। जेमी भागते हुए हेजू के पास जाती है और उसे लिपट कर लेट जाती है। जेमी हेजू को सब बताती है आज क्या क्या हुआ। तभी हेजू जाग जाता है। वो जेमी को गले लगा लेता है और बोलता है अब सब ठीक है, बस ये हॉस्पिटल की छत ना अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हें मेरा सपना याद है ना, मुझे सड़क किनारे नीले आसमान को देखते हुए इस दुनिया से जाना है। मगर जेमी ये सब सपना देख रही थी। तभी उसे मालूम पड़ता है हेजू
शिन का बेटा नहीं है। जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हेजो की तरफ देखती है और कुछ सोचने लग जाती है। वो हेजो का ऑक्सीजन मास्क हटाती है और चुपके से उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगती है। हेजो बहुत भारी था। जेमी उसे लेकर गिर जाती है। फिर वो उसे एक डस्टबिन बैग में डालकर बाहर ले जाती है। वो हेजो को कपड़ों के बीच में छुपा देती है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जेमी बस स्टॉप पर बैठी होती है। हेजू पीछे होता है, तभी वो गिर जाता है। कोई टैक्सी ड्राइवर जेमी को साथ नहीं ले जा रहा होता। उन्हें लगता है हेजू एक लाश है। हेजू के सर से खून निकल रहा होता है। जेमी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे मैसेज आता है। जूरी उसे बोलती है, वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस हेजू के मरने से पहले यहाँ वापस आ जाओ। जेमी रोने लग जाती है और हेजू के पास बैठकर बोलती है, लगता है हमें वापस हॉस्पिटल जाना होगा। तभी जेमी को ह्योंग का कॉल आता है। वो और भी ज्यादा रोने लग जाती है। जेमी का फोन बंद हो जाता है। ह्योंग जेमी को बहुत याद कर रहा होता है। जेमी हेजू को बोलती है, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी हेजू की आंखें खुल जाती है। वो बोलता है, सच में तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। जेमी बोलती है, कहीं मैं वापिस से सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। मगर इस बार वो सच में जाग चुका होता है। जेमी हेजू को बहुत सारी किसेस करती है। वो दोनों वॉक करते हैं। हेजू पूछता है, टेस्ट का क्या हुआ। जेमी बोलती है, नहीं मैच हुआ। हेजू बोलता है, हैरान हो गई थी ना तुम जब तुम्हें पता चला। तो वो हाँ बोल देती है, वैसे अब हम कहाँ जाएंगे। वो बोलता है, कैंडिडेट नंबर 4 के पास, मेरी कार से, जो कि जियो के पास है। वो जियो से चाबी मांगता है। जियो उसे देखकर हैरान हो जाता है। हेजू खाने लगता है तो जियो को विश्वास नहीं होता कि वो सच में यहाँ पर है। वो उसे गले लगा लेता है। हेजू उसे जल्दी कुछ कपड़े और जूते लाने को बोलता है। जियो ले आता है। हेजू जाने लगता है तो जियो उसे गले लगाते हुए बोलता है, पक्का वापस आओगे ना। हेजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, ठीक है। हेजू वहाँ से जाने लगता है। वो जियो से बोलता है, जूली से कहना आई लव यू। जो भी उसे आई लव यू टू बोल देता है, मगर हेजू कोई जवाब नहीं देता। हेजू और जेमी निकल जाते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते गाना गाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। जेमी उसे खाना भी खिलाती है। दोनों काफी मस्ती करते हैं। इधर ह्योंग मोबाइल गैलरी में जाता है और जेमी की सारी फोटोज अपने फोन में से डिलीट कर देने को बोलता है। वो बोलता है, मेरे दिमाग में से भी ना निकाल दो। वो लेडी फोन से सारी फोटो डिलीट कर देती है। यहाँ जेमी कार चला रही होती है। वो बहुत ज्यादा तेज कार चलाती है तो हेजू उसे डांट देता है। जेमी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। हेजू बोलता है, सॉरी। हेजू बोलती है, बस सॉरी कह रहे हो। वो बोलता है, ठीक है चलो शॉपिंग पर चलते हैं। के बाद वो जेमी को मॉल में लेकर आ जाता है। वो दोनों महंगे कपड़े खरीदते हैं। हेजू सूट पहनता है और जेमी एक सुंदर सी ड्रेस पहनती है। आने के बाद हेजू जेमी की बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करता है। जेमी को इतना ज्यादा खुश देखकर हेजू की तो आंखें भर आती हैं। एक्चुअली में वो जेमी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी जीना चाहता था। वो इतनी जल्दी जाना नहीं चाहता था। दोनों साथ में फोटोज लेते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश भी थे। रात में दोनों टनल के नीचे बैठकर तारों से भरे आसमान को देख रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं। हेजू जेमी से किस मांगता है। वो दोनों किस करते हैं। यहाँ ह्योंग एक बार में होता है। उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है। तभी बोमो कॉल करती है और गलती से वो कॉल उठ जाता है। बोमो सब कुछ सुन लेती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत चोन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जेमी और हेजू को जाते हुए सुबह हो जाती है। हेजू जेमी के डैड से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए वो मेकअप करती है। जेमी उसकी तारीफ करता है और पूछता है, वैसे तुम अभी भी माँ बनना चाहती हो। जेमी उससे बात नहीं करती और विंडो के बाहर देखने लग जाती है। हेजू जेमी का मुंह अपनी तरफ करता है। जेमी रो रही थी। जेमी का पूरा मेकअप फैल चुका था। वो बोलती है, तुम्हें इसी वक्त ये बात करनी जरूरी थी ना, मुझे अब फिर से मेकअप करना पड़ेगा। हेजू तो हंसने लग जाता है। जेमी और हेजू एक घर के पास पहुंच जाते हैं। हेजू बोलता, तुम जाओ, मेरे लिए बात कर आओ। हेजू वहीं खड़ा रहता है। जेमी बेल रिंग करती है। एक लेडी दरवाजा खोलती है। उसे देखकर जेमी हैरान हो जाती है। असल में हेजू जेमी को अपनी मोम से मिलवाने के लिए लाया था। तभी जेमी देखती है कि हेजू वहाँ से जा रहा है। जेमी उसका पीछा करती है और उसे आवाज देती है, मगर हेजू नहीं रुकता। जेमी तो रोने लग जाती है। कुछ देर आगे आने के बाद हेजू भी बहुत रो रहा होता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जेमी अपना असली बड़ी जान सके। तभी कार में ह्योंग बैठता है और बोलता है, इतने गधे हो। हेजू बोलता है, मैंने जेमी को छोड़ दिया है। मैं फिर से उसे धोखा देकर यहाँ से चला आया। ह्योंग हेजू को चॉकलेट खिलाता है। वो उसकी नाक भी साफ करता है और बोलता, रोना हो गया तो चलो अब यहाँ से। इधर वो लेडी जेमी के पास आकर बोलती है, क्या हम बात कर सकते हैं। जेमी बोलती है, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ।
लेकिन वो लेडी तो वहाँ से जाने लगती है। जेमी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मुझे फिर से छोड़कर क्यों जा रही हो? इधर हेजू बोलता है, मैंने ना उसका असली बर्थडे ढूंढ लिया है। ह्योंग बोलता है, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? तुम ना उसे अकेला छोड़ कर आए हो। इधर जेमी को जियो का कॉल आता है। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे सब बता देती है। जिसके बाद जियो बमो को बताता है कि वो कुछ घंटों में यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ी देर में जूरी भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी जेमी के बारे में पूछती है। बमो से पूछती है, तुम क्यों उसे ढूंढ रही हो? जूरी बोलती है, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है। वो बोलती है, मेरा भी। यहाँ पर ये दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। हेजू बोलता है, जब जेमी ही नहीं है तो अपने डैड को ढूंढने का क्या फायदा? ह्योंग बोलता है, कुछ खा लो, तुम्हारी दवाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेजू मना कर देता है तो ह्योंग उसे अपने हाथों से खिलाता है, लेकिन हेजू फिर भी नहीं खाता। तभी उसे याद आता है बचपन में वो अपनी मॉम को बोलता है, मुझे एक बहन ला दो ना, डैड के साथ खेल करना मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका हूँ। हेजू की मॉम डॉक्टर से बात करती है और उसी वजह से उन्हें पता चलता है कि हेजू उनका बेटा नहीं है, मगर ये बात वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती और इसी के चलते वो डिप्रेशन में चली जाती है। हेजू अपने डैड से भी बोलता है, मुझे बहन चाहिए। उसके डैड हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें भी पता चल जाता है कि हेजू उनका बेटा नहीं है। वो आकर अपनी वाइफ से पूछते हैं, तो मुझे कब बताने वाली थी? वो बोलती है, कभी नहीं। तो क्या हुआ, तुम अब उसे छोड़ दोगे? अगर तुम्हें पता नहीं चलता तो कम से कम तुम उसके एक अच्छे डैड तो बने रहते ना। वो बोलता है, मैं क्या करूँगा, वो मेरा खून नहीं है। हेजू ये सब कुछ सुन लेता है। वो अपने रूम में जाकर रोने लग जाता है। कुछ देर के बाद उसकी मॉम आती है। वो हेजू को बोलती है, तुम मेरे साथ तारे देखने चलोगे? हेजू बोलता है, मुझे सोना है। उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेजू के डैड को पता चलता है उनकी वाइफ अब नहीं रही, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। हेजू के डैड उसकी मॉम की सारी चीजें जला देते हैं। हेजू बोलता है, मुझे कोई बहन नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। और उसके डैड हाथ छुड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। वो हेजू से बात भी नहीं करते। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन हेजू अपने डैड से बोलता है, मुझे नूडल्स खाने हैं, मैं स्कूल के बाद आपका इंतजार करूंगा। आज हेजू का ग्रेजुएशन डे होता है, मगर हेजू के डैड नहीं आते। हेजू सब कुछ छोड़ के वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। ये सब वो ह्योंग को बता रहा होता है। वो बोलता, भागने के बाद एक दिन कचरे में खाना ढूंढते हुए मेरी लॉटरी लग गई। उस दिन मैंने पूरी जिंदगी का लक मैंने एक साथ इस्तेमाल कर लिया था और मुझे जूरी मिल गई। वो ह्योंग से बोलता है, चलो मेरी लॉटरी के पास चलते हैं। यहाँ जेमी जैसे ही कैफे में आती है जूरी और बमो दोनों एक साथ में हैं। बमो उसे अपने साथ ले जाती है और बोलती है, ह्योंग को मैसेज करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। जेमी पूछती है, कुछ हुआ है क्या? वो बताती है, ह्योंग घर से भाग गया है। जेमी मुस्कुराते हुए बोलती है, उसने जो कहा था कर दिखाया। यहाँ ह्योंग हेजू को बताता है, मैं घर से भाग कर आया हूँ, मैंने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है क्योंकि मैं अपने तरीके से जीना चाहता था। कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद मुझे तुम्हारा कॉल आया और तुमने बताया कि तुम जेमी को छोड़ रहे हो। इसके बाद दोनों हंसते हुए मजाक करते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए वापस आने लगते हैं। ह्योंग पूरा रास्ता हेजू का बहुत ख्याल रखता है। यहाँ जेमी बमो से बोलती है, आप ना रोब जमाती हो लेकिन दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। बमो बोलती, काश तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी भी होती। तभी जूरी आती है। वो बोलती है, तुम और हेजू होंगचोन क्यों गए थे? जेमी बताती है, मैं कभी जिस मोम से नहीं मिली, हेजू मुझे उससे मिलवाने के लिए लेकर गया था और वो वहीं पर मुझे छोड़ आया। वो चाहता था मुझे मेरी असली बर्थडे मालूम पड़ जाए। जूरी पूछती है, तो कब है तुम्हारा बर्थडे? जेमी बोलती है, आज ही है। जिसके बाद सभी जेमी से उसकी मोम का एड्रेस मांगते हैं ताकि वो उसे सबक सिखा सके। ये देखकर जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सब उसकी कितनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। जेमी बोलती है, आज मेरी तरफ से सबको पार्टी मिलेगी। तो बमो जेमी को अपना कार्ड देते हुए बोलती है, ये यूज कर लो। तभी हेजू और ह्योंग वहाँ चिकन और ड्रिंक्स लेकर आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बमो और जूरी सबको देखकर भागने लग जाते हैं, लेकिन वो सभी उन्हें पकड़ लेते हैं। तो इसके बाद जूरी हेजू को एक चाटा लगाती है, कम से कम कॉल कर बता तो देते, तुम्हें डर लग रहा है ना, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। वो बोलता है, जूरी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है और मैं चीजें भी भूल रहा हूँ। अगर मैं सच में अकेला मर गया तो मैंने ऐसा क्या किया था जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है? मैं गलती से पैदा हो गया और अब मरने भी वाला हूँ। जूरी उसे गले लगाकर बहुत रोती है। हेजू बोलता है, मैं ही क्यों? बाहर जेमी भी सब कुछ सुन रही होती है और वो भी रोती है। यहाँ पर बमो ह्योंग के साथ कार में होती है। वो उसका फोन लेती है और ऑन करती है। उसमें बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आते हैं और बमो के ही होते हैं। वो ह्योंग को उसका फोन देती है और उसे वहीं छोड़कर जॉन के साथ निकल जाती है।
इसके बाद वो कॉल लगाकर योंग को बोलती है, जहाँ जाना है चले जाओ, जितना घूमना है घूमो, जब मेरी याद आ जाए तो घर वापस आ जाना और मेरा कॉल उठा लेना। योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मोम से पूछता है, आप ठीक तो हो ना? वो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब जाओ, और कॉल रख देती है। वो जॉन से बोलती है, तुम भी तो मेरे बेटे ही हो ना, यहीं रुक जाओ। जॉन बोलता है, हाँ मैं रुकूंगा। वह मुँह खुश हो जाती है। योंग वापस आता है तो वो जेमी को देखता है। जेमी का मुंह गीला होता है तो योंग उसे अपना रुमाल देता है और बोलता है, शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे हिम्मत मिली और मैं समझ पाया कि मैं एक शेर हूँ। तभी हेजू वहाँ आता है। जेमी उसे लेकर बाहर जाती है। हेजू बोलता है, तुम्हें भी मुझे मारना है क्या? लो मार लो, मगर जेमी उसे गले लगा लेती है। वो बोलती है, थैंक यू, मेरा असली बर्थडे पता लगाने के लिए और ठीक ठाक लौटने के लिए। हेजू उसे किस करने वाला था, तभी जेमी उसे मारते हुए बोलती है, मगर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ गए? हेजू बोलता है, स्योंग ने तुम्हें मारा था तो तुमने बोला था लग गए, तुम क्या बोल रही थी? जेमी हंसते हुए बोलती है, मैंने तो वो नहीं कहा था, मैं कह रही थी कि मेरे जूते कहाँ हैं। मैं वो पहनकर तुम्हारे पास आना चाहती थी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हेजी जेमी को गोद में उठा लेता है। वो लोग वापस से बाहर आते हैं। वहाँ सब साथ में मजे करते हैं और ड्रिंक करते हैं। हेजू दूर से उन सभी को देखता है और बहुत खुश होता है। वो बोलता है, सभी यहाँ मेरे पास है, मगर हेजू को अब भी अपने डैड की याद आ रही थी। रात में जब सभी सो जाते हैं तो हेजू के सर में दर्द होने लगता है। वो बाहर निकल जाता है। तभी जेमी उसे देख लेती है। हेजू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वो रोड के बीच में आ जाता है। तभी जेमी आती है। वो उसे साइड में लेकर आ जाती है। जेमी बोलती है, कहाँ जा रही हो तुम? हेजू बोलता, मुझे अपने डैड के पास जाना है। जेमी बोलती है, ठीक है, मैं चाबी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। जेमी चाबी ढूंढने लगती है। तभी सब जाग जाते हैं। जेमी बोलती है, हेजू को अपने डैड से मिलना है, वो ठीक नहीं है। जेमी चाबी लेकर बाहर आती है, मगर हेजू निकल जाता है। जेमी बहुत घबरा जाती है। यहाँ पर हेजू अपने उसी डैड के पास आ जाता है जिनके पास वो बचपन में रहा करता था। वो उन्हें गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। उसके डैड भी उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, सुनियो। उसके डैड को लगता है कि उनका वो छोटा सा बेटा उनके पास वापस आ चुका है। हेजू उनको छोड़कर चला गया था। कुछ देर बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उसकी और उसके डैड की फोटो अभी भी वहीं पर है। हेजू की सारी बचपन की यादें वहीं थी। उसकी डिग्री भी वहीं रखी थी जो वो स्कूल के ग्राउंड में छोड़कर भाग गया था। हेजू अपने कमरे में जाता है और देखता है उसका कमरा आज भी वैसा ही है। हेजू वहीं बेड पर लेट जाता है और खुश होता है। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर उसे नींद नहीं आती। तभी कोई विंडो खटखटाता है। हेजू देखता है वहाँ जेमी है। उसे देखकर हेजू हैरान हो जाता है। हेजू बोलता है, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? जेमी क्रेन के जरिए उसकी विंडो तक आई थी। हेजू बोलता है, मुझे किडनैप कर लो। इसके बाद दोनों वापस गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। सुबह जब हेजू के डैड कमरे में आते हैं तो देखते हैं वो वहाँ नहीं है और टेबल पर एक कार्ड रखा होता है जिसमें हेजू ने अपना असली नाम सुनयोक लिखा होता है। ये देखकर उसके डैड रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेमी और हेजू वापस ट्रिप पर निकल जाते हैं। जियो हेजू को कॉल पर सब बताया करता था कि वहाँ क्या चल रहा है। हेजू और जेमी कार में ही सोया करते थे। एक दिन वो लोग योंग को वीडियो देखते हैं जिसमें योंग ट्रैकिंग कर रहा था। जेमी उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देती है। जेमी और हेजू बहुत सी जगह घूमने जाया करते थे और कार में बहुत सारी यादें बनाकर उनकी तस्वीर लगाते थे। एक दिन जेमी बोलती है, हमें एक अच्छी सी होटल जाना चाहिए। हेजू बोलते, तो जाओ ना। जेमी कार से उतरकर जाने लगती है। हेजू उसके पीछे जाता है। वो दोनों एक बर्फीले मैदान में पहुँच जाते हैं जो बहुत सुंदर होता है। दोनों बर्फ में खेलने लग जाते हैं। उन दोनों को वहाँ बहुत मजा आ रहा होता है। दोनों वहाँ लेट जाते हैं और स्लाइड भी करते हैं। वो तभी हेजू बोलता है, हमें से जो 4 पत्ती पहले ढूंढ कर लेकर आएगा वो जीत जाएगा। अगर तुम जीती ना तो मैं अपनी कार बेच दूंगा और हम होटल में रहेंगे। अगर मैं जीता तो हम हमेशा कार में ही रहेंगे। जेमी बोलती, ठीक है। वो पत्ते ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ हेजू को पत्ते मिल जाती है। वो जेमी को आवाज देता है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और हेजू गिर जाता है। वो सोचता है, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी जेमी उसे देखती है। वो भागते हुए हेजू के पास आने लगती है।
जेमी चिल्लाती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हेजू की आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं। वो बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। वो जेमी के साथ हमेशा के लिए जीना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था। जेमी हेजू के पास आती है, वो उसे उठाने की कोशिश करती है और बहुत रोती है। हेजू जेमी को छूते हुए सोचता है, मरने से पहले मेरी आंखों के सामने तुम हो, यानी जिंदगी मजेदार रही। वो जेमी से आई लव यू बोलता है और मुस्कुराता है। जेमी को बहुत रोना आ रहा होता है, मगर वो हेजू को देखकर मुस्कुराती है और हेजू की यहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।